Put your hands together and welcome Mr. Badresh. Badresh bhai, थैंक यू welcome you are. थैंक यू थैंक यू Yeah. थैंक यू जितेंद्र जी, हाँ. थैंक यू। पोर्ट्रेट कैमरा आने से पहले ही बन रही थी, लोग पेंटिंग बना रहे थे, वहां से कुछ नियम रूल्स वहां से आए हैं, और वो रूल्स को हम हमारी फोटोग्राफी में कैसे अप्लाई करें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जैसे हमने बताया था कि कंपोजिशंस के जो रूल है, तो पोर्ट्रेट के भी बहुत सारे रूल्स हैं। कई रूल्स बुक्स में लिखे हुए हैं, और कई कई इसमें से आज मैं जो रूल्स बताने वाला हूँ मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है, और वो कई कई सारे रूल्स उसको आप कहीं पे भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने इस सेशन का नाम द सीक्रेट ऑफ पोर्ट्रेट लिखा है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो अच्छे फोटोग्राफर्स है जो अच्छी पोर्ट्रेट खींचते हैं, वो कई बार ऐसी सीक्रेट बताने के लिए बहुत ऐसे आसान प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। और मैं सोचता हूँ कि एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हमें कई बार ऐसी फेस करनी होती है कि हमारे ट्रेडिशनल पिक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम पोर्ट्रेट से हमारे कस्टमर को इतना डिलाइट नहीं कर पाते। सो पहले मैं आप नए बैठे हैं तो उनको बोल दूंगा कि मैं गुजराती से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो थोड़ा बेयर कर लेना, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत अच्छी है आपकी। जी जी जी। सो तो हम थोड़ा पीपीटी चालू करेंगे, और लास्ट सेशन के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। सो मुझे भी अच्छा लगा कि लास्ट सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा रखते हैं कि आज का सेशन भी हम इतने ही बेहतरीन तरीके से खत्म करें, नई नई चीज को एक्सप्लोर करें, और उस जो हम सीखेंगे वो नई सीजन में हम उसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें से कई सारे लोग होंगे जो मेरे सेशन में बैठे होंगे, तो एक आध आदमी का मैं एक प्रतिभाव लेना चाहूंगा जो जिसको बहुत हार्ट टचिंग लगा होगा, और रात को उसको नींद में भी ये सारे कंपोजिशंस, रूल, लीडिंग लाइंस वगैरह दिखती होगी और दिखना चालू हो गई होगी, जो बिगिनर्स होगा। यस, अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं एक ही बंदे का कुछ प्रतिभाव लेना चाहता हूँ। सुनील जी, अरुण जी का कुछ माइक अनम्यूट कीजिएगा। आपकी जो शैली है, आपके जो बताने का तरीका है, बहुत साधारण और सिंपल और सोबर है। एक तो सबसे अच्छी बात वो लगी। दूसरी बात यह है कि मतलब हर जगह मतलब जहाँ पे भी है सारे ट्रायंगल्स, सिमेट्रीज और लाइटिंग्स, मतलब दिमाग में रात को मतलब ये कह सकते हैं कई कई घंटों, कल 2:30-3 बजे तक भी, कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल भी मेरी ये स्थिति थी कि 2:30-3 बजे तक मुझे मेडिटेशन करके सोना पड़ा कि यार अब बहुत हो गया, अब थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। मतलब जी जी इतना जी। आनंद, इतना मजा शायद बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन उसको पूरा जी रहा हूँ मैं अच्छे जी से। जी। थैंक यू अरुण जी। अप्रिशिएट टू यू, और बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच सर। जी, तो इस एक प्रतिभाव में इसके लिए लेना चाह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है, हम बहुत बारीकाई से उसको देखते हैं, फिर उस पे हमारा मनोमंथन चालू हो जाता है, और वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। फिर उसकी जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली निकलेगी हमारी मेमोरी बैंक से। तो एक ये अरुण जी का प्रतिभाव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। उनका फोटो देख के मुझे लग रहा है कि उनका एक्सपीरियंस मुझसे कई ज्यादा है, लेकिन ये सारी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस करने की बात है। क्योंकि फोटोग्राफी में हम मान लीजिए कि ये 50वां हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं, तो ये 50वां वर्कशॉप सिर्फ यहाँ पे डालना ही नहीं है दिमाग में, इस दिमाग से उसको बाहर भी निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मुझे नेक्स्ट ईयर बोलेंगे कि बद्रेश जी आप हमारे लिए एक वर्कशॉप करो, और मैं वही घिसी पिटी कुछ टेप आपके लिए बजाऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा? सो कुछ ना कुछ हमें हर रोज नया कुछ करना है, हर रोज नई कुछ बातें सीखनी है, और मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ नया ये वेबिनार से सीख रहा हूँ, और सीखता ही नहीं हूँ, उसको मेरे काम में कैसे अप्लाई किया जाए उसको मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। सो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्कशॉप है वो जो अपनी क्या बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स की पावर की जैसी है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स को आप खुला रख दो तो 1 घंटे 2 घंटे में उसका पावर खत्म हो जाता है। सो ये वर्कशॉप भी ऐसे न रहे, आप कोल्ड ड्रिंक्स को खुला मत रखिए, कोल्ड ड्रिंक्स को पिए, एंजॉय करिए और मजा कीजिए। सो ये वर्कशॉप इसके लिए होते हैं कि आप अपना नॉलेज को बढ़ाए, और बढ़ाकर आप अपने नॉलेज को कैसे मल्टीप्लीकेशन में अपने काम में यूज करें। सो
मैं एमपीए का भी ये शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे वेरियस ऑफ, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगता था कि ये 50 जो वर्कशॉप करे हैं आपने वो सिर्फ फोटोग्राफी पे ही करे हैं, लेकिन वेरियस जो आपने ये जो आज बताया तो हर लोगों को भी पता चलेगा कि सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं, आपने बहुत सारे अलग 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 फैकल्टीज को बुलाकर आपने ये सारे वर्कशॉप करे, तो मुझे बहुत ये अच्छा लगा। और मैं मेरे एसोसिएशन को भी बोलूंगा कि आप ऐसे वेरियस फैकल्टीज को बुलाइए, और सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, हमारे गुजराती में बोले सर्वांगी विकास, यानी कि हर एक अच्छे फोटोग्राफर को हर जगह से मेंटली, फिजिकली और हर जगह पर उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सो ये बहुत अच्छा प्रयास रहा एमपीए का, और मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अलग अलग फैकल्टी के साथ बात कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है पोर्ट्रेट सेशन, तो बहुत सारे ये फोटोग्राफर है, इनको बहुत इस बारे में तकलीफ है जो पोर्ट्रेट अच्छे नहीं कर पा रहे। तो मेरा मानना है कि ये सेशन के बाद कई सारी आपकी जो ये मान्यता थी, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, धारणा, मान्यता, जो थिंक थी, वो आपकी खत्म हो जाएगी। बाद में आप बहुत आसानी से आपके सब्जेक्ट के साथ पोर्ट्रेट कर पाओगे। तो मैं मेरी पीपीटी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके भी अप्रिशिएशन दिया है, तो मैं ये वर्कशॉप भी बहुत अच्छे से करूं। सो दिनेश जी, मेरी आ रही है पीपीटी? सिर्फ हाथ करके बोल दीजिएगा दिनेश जी। हाँ सर, हो रहा है जी, तो यहाँ पे मेरा एक नंबर है, और मेरा फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और मेरा एक यूट्यूब का छोटा चैनल भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे वहां पे फॉलो कीजिएगा। मुझे भी फॉलोवर्स मिलेंगे नए नए, और उनके साथ मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और नई नई चीज मैं उस पर डालते रहता हूँ, राइट। सो हम बात करने वाले हैं आज सीक्रेट, प्रोजिंग की सीक्रेट की बात करने वाले हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि ये सच को छुपाया जाता है, और सच के बारे में कुछ बातें नहीं करी जाती है। द सीक्रेट मूवी में भी ऐसा ही है कि सच के बारे में कोई बोलता नहीं, और कई बार हम अच्छा काम करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये इमेज क्यों अच्छी है, इसमें क्यों इतना अच्छा लुक लग रहा है। हम और प्रयत्न भी करना, उसको कॉपी करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम वैसा 100% रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। तो इसके भी हमने जैसे कंपोजिशन के जो रूल्स बताए हैं, वैसे पोर्ट्रेट के भी कई सारे रूल्स हैं। तो लास्ट सेशन को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो कई सारे पोर्ट्रेट में भी रूल्स है, उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम हर वर्कशॉप में कुछ बेसिक टिप्स देते हैं, फिर हम आगे आगे बढ़कर फिर पोर्ट्रेट के एकदम महत्व के सेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये बोनस टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ पहले, फिर हम हमारे पोर्ट्रेट सेशन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो इसमें भी रूल्स है। तो पहला रूल्स है एपर्चर का, जो जितेंद्र जी ने भी बताया कि एक्सपोजर तो मैन होना ही चाहिए। एक्सपोजर एज अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, अगर आपके पास एक्सपोजर अच्छा नहीं लोगे, आप मान लीजिए कि अंडर ओवर आपकी सारी तस्वीरें होती है, तो कंप्यूटर पे आप जितना अच्छा एडिट करना चाहोगे उतना हो नहीं पाएगा। सो आप पहले तो करेक्ट एक्सपोज, आपकी जो भी पोर्ट्रेट होगी वो करेक्ट एक्सपोज खींचो, या तो फिर आप उसको रो में खींचो। मैं तो सारी मेरी पोर्ट्रेट रो में खींचता हूँ, फिर उसको मैं रो प्रोसेसिंग करता हूँ। लेकिन उसमें भी महत्व का रोल है एपर्चर का। एपर्चर का दो रोल है, आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड लाइए या डीप डेप्थ ऑफ फील्ड लाइए। मैंने यहाँ पे एक तस्वीर लगाई है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट का दोनों का है, तो मैं उसमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करूंगा। अगर मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा सब्जेक्ट का ही है, मेरा बैकग्राउंड का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड लूंगा। एक ही जगह पर की दो बंदों की तस्वीर है, जहां पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था कि ये जो पेड़ है वो उसकी जो पैटर्न्स है, पीछे लेयर्स है, फॉग है, तो मैंने उसको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में लेने का प्रयास किया। और वहीं यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन कैप्चर करने थे, तो मैंने उसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में लिया। सो दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके पास एपर्चर में। अगर आपको जहां पे मान लीजिए को बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है, तो आप सब्जेक्ट के साथ, मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि आप 2D टू 3D कीजिए, तो 3D आप एपर्चर से भी कर पाओ और लाइट से भी कर पाओ। हमने लाइट के बारे में उस लास्ट सेशन में बताया था। तो ये 3D करने के लिए 2D और 3D में मैंने बताया था कि एक होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक डेप्थ। तो आप डेप्थ क्रिएट करने के लिए एपर्चर का काफी उपयोग कीजिए।
और वेरियस लेंसेज है, उसके बारे में हम टेक्निकल तो सेशन लेने वाले नहीं है, तो एपर्चर के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, राइट। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम कभी भी जब भी फोटोग्राफी सीखने का जब भी चालू किया हमने, तो हमें हमारे सीनियर फोटोग्राफर ने हमें बताया है कि भैया आंख पे ही फोकस करना। अगर आंख फोकस में नहीं है तो हमारी तस्वीर पोर्ट्रेट इतनी अच्छी लगती नहीं है। मान लीजिए कि थोड़ा उनका ईयर थोड़ा होगा, वो ब्लरी होगा तो चल जाएगा, लेकिन हमारी आंख फोकस में होनी चाहिए। वो हमें सिखाया है, लेकिन वो तो फोकस में होनी ही होनी चाहिए, लेकिन अपनी जो सब्जेक्ट की आईज है वो भी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और जगह पे हो और आपका जो सब्जेक्ट और जगह पे देखता हो। अगर मैं अभी कैमरे में नहीं देखता हूँ और मैं आपको ऐसे 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 बात कर रहा हूँ, तो आपको कैसा इंटरेस्ट फील होगा, राइट। आपको अच्छा इंटरेस्ट फील नहीं होगा कि ये भद्रेश भाई कहाँ देख रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो पोर्ट्रेट में इंपॉर्टेंट थिंग है अपना आइज का डायरेक्शन, राइट। जो डायरेक्शन बहुत बढ़िया फोटोग्राफर होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा आंख का जो डायरेक्शन है वो एकदम सही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो अपने आंख में जो वाइट भाग होता है वो ज्यादा दिखना चालू हो जाए, तो अपनी पोर्ट्रेट इतनी अच्छी नहीं लगती, राइट। तो हम हर बार बोलते हैं कि आंख का जो प्यूपिल्स हो सेंटर में रखो, जिससे कि हमारी पोर्ट्रेट की ब्यूटी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, विस्तार में लास्ट में जो फेशियल एक्सप्रेशंस का जो टॉपिक्स है हम उसके बारे में अगर बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है आपने को कि जब भी हम पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो दो चीज के उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए और हमारा आईज हमारा फोटोग्राफ में फोकस होना चाहिए। तीसरी है यूज लॉन्गर फोकल लेंथ। अगर जब भी आप पोर्ट्रेट खींचते हो तो कई बार हमें ये दिक्कत पड़ती है कि हम बहुत नजदीक से और कम फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट खींचते हैं, तो कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है वो बौना या झाड़ा या ऐसा भद्दा लगता है कि जैसे हमें देखने में पसंद ही ना आए। और कई बार हमें पता नहीं होता और हमारे कस्टमर कितनी भी अच्छी एक्सपोजर खींची हो, अच्छी लाइट रखी हो, लेकिन कुछ अलग फोकल लेंथ से हम कभी तस्वीर खींच लेते हो तो लंबे लोग बौने लगने चालू हो जाते हैं, बौने लोग लंबे दिखने चालू हो जाते हैं, जाड़े लोग बहुत कम फोकल लेंथ पे खींचते तो बहुत जाड़े लगते हैं। जब 24 पे खींच रहे हो उसकी ब्यूटी देखो, और 200 पे आप फोकल लेंथ पे खींच रहे हो तो उसकी ब्यूटी देखो। कई बार होता है कि 18-105 का लेंस होता है और हम 18 की फोकल लेंथ पे ही पूरा तस्वीर खींच के, हम जगह भी होगी लेकिन हम आगे जा के हम पोर्ट्रेट लेने की प्रयास करते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट सेशन कर रहे हो तो लॉन्गर फोकल लेंथ का उपयोग करो। 50 से ऊपर की फोकल लेंथ का अगर उपयोग करोगे, आप देख सकते हो यहाँ से कि 85 में जो उसका फेस का प्रपोर्शन है वो 200 से मिलता जुलता है। तो 50 ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 16 mm पे पोर्ट्रेट नहीं खींच सकते हो, 16 mm पे भी आप पोर्ट्रेट खींचो, लेकिन अगर लोकेशन बतानी हो, सब्जेक्ट छोटा है, फुल लेंथ ले रहे हो तो 16 पे भी खींचो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर आप 35 ब्लॉक लेंस लगाए हो और आप पार्टी कर रहे हो, नजदीक से तस्वीर खींच रहे हो, क्लोजअप खींच रहे हो, तो इसमें इतना मजा नहीं आएगा। सो हर एक फोकल लेंथ का नियम है, हर फोकल लेंथ से आप कितनी तस्वीर खींच पाओ उसका भी एक नियम है, तो वो नियम को फॉलो करो। लेकिन अगर आप क्लोजअप खींच रहे हो, 1/3 खींच रहे हो, काउबॉय खींच रहे हो, तो मेरे हिसाब से 85 से आप ज्यादा उपयोग करो फोकल लेंथ, तो आपकी पोर्ट्रेट बेहतरीन आएगी, राइट। सो दूसरी एक एसेंशियल चीज यहाँ पे आ जाती है कि ऑफ कैमरा लाइट। अगर आप अभी नया जमाना चल रहा है, हम लो सिंक कर रहे हैं, हम हाई सिंक कर रहे हैं, हम लाइट के साथ खेल रहे हैं, मैग मोड के साथ, अलग अलग जेल के साथ खेल रहे हैं, कलर से खेल रहे हैं। सो एसेंशियल वांट्स हो जाती है कि अगर आप जब भी आप पोर्ट्रेट सेशन कर रहे हो तो आपके पास जो कुछ भी लाइट है, ऑफ कैमरा फ्लैश है, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको यूज करना आपको आना चाहिए। सो कई बार ऐसी बर्थ मार्क होते हैं, किसी को कुछ लगा होता है फेस पे ऊपर, कहीं पे ऐसा कुछ अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का बहुत बड़ा फेस होता है, गाल बहुत बड़े होते हैं, उनका ये यहाँ का चीन बहुत बड़ा होता है, तो हमें वो फाइंड करना पड़ता है कि उसका बेस्ट एंगल कैसे फाइंड करें। कई लोगों को एक जगह पे पिंपल्स होते हैं और एक गाल पे नहीं होते हैं, तो आप बेस्ट एंगल ढूंढो कि आपकी जो डैशिंग पार्ट है
वो एक्सपोज हो जाए और जो अगली पार्ट है वो कहीं किस भी तरीके से आप उसको ढक दो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अभी आज मैंने एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आपको आप भी एक्सपीरियंस करी होगे आपने। मान लीजिए कि आपने एक जो जिस दिन आप नए कपड़े पहने हो, तो आप कई बार अपनी शर्ट ऐसे करते हो, कई बार आपने नई घड़ी पहनी हो तो कई बार घड़ी को आप देखते हो। अगर कोई किसी ने मान लीजिए कि आज मुझे लेक्चर देना होता और आज मैंने वीटी पहली बार नहीं बनाई होती तो मैं ऐसे 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 आपको बताता। सो जो मान लीजिए कि हर एक बंदे का एक आइडियल फिल्म स्टार होता है, उसको वैसा दिखने का मन होता है। अगर हम वैसा उसको मॉडल जैसा न दिखा पाए, एक आम जनता को मॉडल जैसा न दिखा पाए, तो हमारी पोर्ट्रेट वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये डैशिंग और अगली पार्ट पे मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ, आज तो हमारा मान लीजिए कि पोर्ट्रेट सेशन है, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा। मैं मेरे जो सेशंस लेता हूँ, मेरे जो वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ 15 दिन के, उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास मैं मंगवाता हूँ कि आप अपनी बेहतरीन तस्वीर, मान लीजिए कि एक लड़के लड़की की 10, वैसी 5-10 लड़के की आप 10-10 तस्वीर लेके आना, जिससे मैं आप में क्या क्या गलतियां है वो ढूंढ पाऊं और उस गलतियों को रिपेयर कर पाऊं। तो ये तो अभी शक्य नहीं है कि यहाँ पे जो 100 लोग बैठे हैं वहां पे मैं अपनी आप लोगों के पास तस्वीर मंगवाऊं और उस पर कुछ चर्चा करूं। तो मेरे स्टूडेंट्स की जो कुछ भी तस्वीर है वो मैंने यहाँ पे बताने वाला हूँ एग्जाम्पल की तरफ। आप उसको देखिए कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और गलतियों से ही हमें सीखना है। और कई बार मैं बोलूं क्या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग है ना दूसरों की तस्वीर में गलतियां निकालते हैं। लेकिन आज से मैं आपको एक प्रयोग देने वाला हूं कि ये सेशन खत्म होने के बाद आप अपनी ही तस्वीर निकालिएगा और आपने क्या क्या गलतियां करी है, जो मैं अभी बताने वाला हूं कि एक आम फोटोग्राफर क्या क्या गलतियां करता है, जिससे सामने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको पोर्ट्रेट नहीं पसंद आती है। तो उसमें से मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं और मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि आप उसको देखें। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है दिनेश जी? राइट? हाँ हो रहा है सर। हाँ जी। तो आप यहाँ पे देखो कि फोटोग्राफर की गलती की वजह से दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत दिखने वाली लड़की ऐश्वर्या राय पहले फोटोग्राफ में कैसी दिख रही है और दूसरे फोटोग्राफ में कैसी डैशिंग दिख रही है। राइट? यहाँ पे भी आप देखिए कि फोटोग्राफर की गलती की वजह से यहाँ पे कैसी दिख रही है और यहाँ पे कैसी दिख रही है। तो जो लोग बोलते हैं कि मेरे पोर्ट्रेट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो वो मान लीजिएगा कि वो सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं है, सब्जेक्ट सही ही है, लेकिन फोटोग्राफर की गलती की वजह से वो लोग बोलना चालू कर देते हैं कि हमारी पोर्ट्रेट अच्छी नहीं आती है। हम सूरत में मैंने वर्कशॉप लिए हैं, मैंने जहां जहां पे भी वर्कशॉप लिए है, वहां से जो वैसे फोबिया लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती है, तो मैं उनको वहां पे स्टेज पे बुलाता हूँ और उनकी 5-7 पोर्ट्रेट खींचता हूँ, फिर मैं उनको देता हूँ। तो मुझे वापस से फोन आते हैं कि भैया जो आपने तस्वीर खींची थी तो मैं तो ऐसा दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इतना अच्छा कैसे फोटो में दिख पाता हूँ। सो फोटोग्राफर की ही गलती की वजह से किसी की तस्वीर हम बिगाड़ देते हैं और उसको पूरी जिंदगी ऐसा लगता है कि मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती है। मान लीजिए कि अभी मैं बोलूं कि मेरी तस्वीर खींचो, तो राइट, तो मेरा एक इंटीरियर कॉम्प्लेक्स होगा मेरे दिमाग में कि अगर आप मेरा ये बड़े बड़े दो बड़े दांत है, मेरा ये बड़ा बड़ा नाक है, अगर आप उसको ही एक्सपोज कर लोगे तो मेरी पोर्ट्रेट मुझे पसंद ही नहीं आएगी। राइट? तो आपको मैंने बोल रहा हूँ फाइंड बेस्ट एंगल कि आप आपके सब्जेक्ट में डैशिंग पार्ट ढूंढो, अगली पार्ट ढूंढो। राइट? मैं दूसरी यहाँ पे मेरे स्टूडियो में ये मॉडल है। राइट? और ये दो जो लड़की है वो मेरी क्लाइंट है। तो आप देखिए कि ये मॉडल को मैंने ये दो लड़की की तस्वीर जो खींची है वो मॉडल की तरह दिखे ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो ये तो सिंपल सा उदाहरण है, लेकिन हम थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि सिर्फ पोजिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, डैशिंग पार्ट और अगली पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे स्टूडेंट की ही तस्वीर है जो मैं मंगवाता हूँ, मैंने आगे जो बताया आपको। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे को अच्छी लगी, पैटर्न्स भी उसने कैप्चर करी है, इमोशंस कैप्चर किए है। ये तस्वीर एकदम बढ़िया है, मेरे को अच्छी लगी, ये अच्छी खींची है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे उसने दूसरी तस्वीर खींची तो आप उसमें क्या देख पाओ, आप यहाँ पे देखो कि लड़की की यहाँ पे जो ड्रेस है
वो 5,000 वाली दिख रही है और यहाँ पे 500 वाली दिख रही है। जैसे कि एक ही जगह पे खींची है, तस्वीर तो एक ही जगह पे खींची है, लेकिन उसने डैशिंग और अगली पार्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत ही उसकी तस्वीर, लड़की को मैं बोल दूं कि वो लड़की को ये तस्वीर पसंद आएगी, लेकिन ये पसंद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये ड्रेस लेने के लिए उसने कई सारी शॉप पे घूमी होंगी, देखा होगा कि यहाँ पे ये पैटर्न है, यहाँ पे उसका ये जो ओढ़नी है उसमें ये पैटर्न है, और यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट? तो फोटोग्राफर की गलती की वजह से हमारी तस्वीर अच्छी ना लगे, लेकिन एक्सप्रेशन अच्छे हैं, पोजिंग भी मिला जुला के अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे उसकी ये जो सगाई थी, रिंग सेरेमनी थी, उसमें कुछ उसने मेकअप करी थी, यहाँ पे उसने कुछ बालों में फूल लगाए हैं, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो ऐसी कुछ छोटी छोटियां गलतियां हम कर देते हैं, जैसे कि पोज तो बहुत अलग की बात है, लेकिन हम डैशिंग और अगली पार्ट ही ढूंढ नहीं पाते कि एक बंदे में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, राइट? सो दूसरी बात हम यहाँ पे एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, वही लड़की का सेम एग्जांपल मैंने लिया है। आप देख पाओ कि यहाँ पे उसने सारी चीजें मेंटेन करने का प्रयत्न किया है, लेकिन बैकड्रॉप्स उसने अच्छा नहीं लिया, राइट? तो आप देख पाओगे कितना बकवास बैकड्रॉप्स लिया, यहाँ पे बैकड्रॉप्स अच्छा लिया, लेकिन वहां पे लड़की की पोजीशन अच्छी नहीं ली। दूसरी बात कि हर लोग का कुछ ना कुछ फेस में प्रॉब्लम होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, तो हर लोगों की कई बार आंख भी छोटी बड़ी होती है, फिर एक बाजू का फेस थोड़ा सिकुड़ा होता है, कई बार एक बाजू का फेस जाड़ा होता है। तो हमें फाइंड बेस्ट एंगल कि जो हम जो जिस भी सब्जेक्ट की तस्वीर खींच रहे हैं उसका बेस्ट एंगल हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये लड़की का जो नाक है वो पोपट चांच नाक है, पोपट वाली नाक है, तो ये कितनी भी अच्छी यहाँ पे बैकग्राउंड भी अच्छी लगाई होती तो ये लड़की को पसंद नहीं है। सो हमें ढूंढना है कि उसमें डैशिंग क्या है और अगली पार्ट क्या है। और हम आगे और एग्जांपल्स लेते हैं। ये भी मेरे स्टूडेंट्स की ही दो तस्वीर मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। एक्सपोजर वाइज जो जीतू जी ने बोला कि एक्सपोजर होना चाहिए, बैकग्राउंड में डेप्थ होना चाहिए, सब भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लड़की की उम्र कितनी दिख रही है, और दूसरे फोटो में ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है उसकी मम्मी जी है। ये देखिए यहाँ पे कितनी वो बोल्ड लग रही है। दूसरा कि इतना यहाँ पे मुझे पता नहीं है चैट रूम में लड़की बैठी है कि नहीं बैठी है कोई, लेकिन यहाँ पे उसका ये अगली पार्ट है वो कितना एक्सपोज हो रहा है। तो मैं बोल दूं कि कितनी भी अच्छी आपने ये तस्वीर खींची हो एक्सप्रेशन वाइज, लेकिन ये तस्वीर लड़की को पसंद आने वाली नहीं है। सो फाइंड द बेस्ट एंगल कि आप जहां पे भी जाओ, अगर मान लीजिए कि उसकी ज्वेलरीज बहुत अच्छी है, उसने मेकअप अच्छा किया है, बराबर, उसकी ये मान लीजिए कि ये इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, उस पर कार्विंग किया, कुछ भरत काम किया है, बहुत अच्छा है, तो उसको एक्सपोज करने का प्रयास कीजिए। किसी का टीका बहुत अच्छा है, किसी की ज्वेलरीज बहुत अच्छी है, किसी के बैंगल्स बहुत अच्छे हैं। तो कई बार हम वो इतना पोर्ट्रेट सेशन में वो गुम हो जाते हैं, हम डैशिंग पार्ट और अगली पार्ट को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, राइट? तो दूसरा मैं एग्जांपल्स लेता हूँ यहाँ पे कि कई बार कैसा होता है कि बहुत लोगों के दांत, मैंने बोला मेरे दांत बहुत बड़े हैं, अगर मैं बहुत बड़ी स्माइल करूंगा तो मेरी तस्वीर अच्छी आएंगी नहीं, तो वो भी आपको ढूंढना है। दूसरा एक की पॉइंट में आप लिखते हो तो लिख लीजिए कि ऊपर का दांत का ऊपर का जो स्कल होता है, ये वाला स्कल, वो कभी भी दिखना नहीं चाहिए। आप अगर आपकी पार्टी बिग स्माइल कर रही है तो उसको बोल दो बेटा आप कम करो, मैडम आप थोड़ी कम स्माइल करो, लिप क्लोज कर लो आप, राइट? फिर नॉर्मल स्माइल करवाइए। यहाँ पे देखिए कि ब्यूटीफुल तस्वीर ये मेरे स्टूडेंट्स ने खींची है, नो डाउट मुझे पसंद है, लेकिन ये लड़की को पसंद नहीं आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ ये लड़की का जो दांत का ऊपर का जो स्कल है ये दिख रहा है, तो वो लड़की को कभी भी पसंद नहीं है। यहाँ पे दूसरी मैं तस्वीर देखूं कि बहुत बेहतरीन आउटडोर में बैकग्राउंड भी ब्लर करी है, बहुत अच्छी व्हाइट को एक्सपोज करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन ये लड़की को ये तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ उसके दांत। सो हर बार हमारी भी एक इंटीरियर कॉम्प्लेक्स होती है हमारी बॉडी में। कई बार किसी की टमी बड़ी होती है, कोई लोग को लगता है कि मैं काला हूँ, कोई लोग को लगता है कि मैं तिंगड़ा हूँ, किसी को लगता है कि मैं बहुत लंबा हूँ। तो प्रयास कीजिए आप कि अपने पोर्ट्रेट में उसको बेहतरीन एंगल, बेहतरीन कैसे बता सके। कई बार बहुत दुबली पतली लड़की होती है, बहुत मान लीजिए 35 kg वाली, मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, तो वो उसको वो फील ही नहीं कर पाती है कि मैं अच्छी दिखती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसका वजन मैटर नहीं करता है, उसके
फेशियल एक्सप्रेशन इतने अच्छे हो, बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि आप उसको थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट करवा के उसके पास बहुत बेहतरीन करवा सकते हो। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स, हमने पोर्ट्रेट वो कंपोजिशन सेशन में भी हमने देखा था कि हम एलिमेंट्स को कैसे यूज करें। तो हमने कई बार वो जूते को उपयोग किया था, फ्लावर्स को उपयोग किया था, वहां की प्रॉपर्टीज को उपयोग किया था। तो हम कई बार ऐसा एज अ हैंड जेस्चर्स को एलिमेंट की तरह यूज करके उसका कैसे बेहतरीन उपयोग कर पाते हैं, वो हम आगे जाके देखने वाले। सो की थिंग कि अगर जिस भी आप सब्जेक्ट का पोर्ट्रेट खींचने वाले हो, वहां पे दो महत्व की चीज हो जाती है, उसका डैशिंग पार्ट और अगली पार्ट। अगर किसी अंकल आंटी का तस्वीर खींच रहे हो और उनकी मान लीजिए कि उम्र के हिसाब से बॉडी हमारी वैसी रहती नहीं, जैसे हम यंग होते हैं, लेकिन हमारी उम्र जैसे 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 बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी ऐसी रहती नहीं है। कई बार कई लोगों का पेट बड़ा हो जाता है, कई बार नीचे का हिप्स बड़ा हो जाता है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम जब तस्वीर वो खींच रहे हैं, वो तो उनका वो अगली पार्ट, जैसे कि मान लीजिए कि किसी की जॉ ये बहुत बड़ा होता है, कि नीचे करेंगे तो ऐसा बड़ा बड़ा लगना चालू हो जाएगा, किसी के गाल बहुत बड़े होते हैं, हम तो किसी को बर्थ मार्क होता है, कहीं पे लगा होता है, किसी के कान छोटे बड़े होते हैं। तो हमें वो डैशिंग पार्ट और अगली पार्ट फर्स्ट थिंग जब भी पोर्ट्रेट खींचने वाले हैं वहां पे हमें ढूंढना है। अगर एक लड़की या लड़का या अंकल आंटी आ रहे हैं तो हमारा वो एज ए स्कैनर हमारा दिमाग चलना चाहिए कि उनमें डैशिंग क्या है। आज उन्होंने मस्त घड़ी पहनी है, आज उन्होंने मस्त मफलर डाला है। जितेंद्र जी की वो मुझे तस्वीर दिखी थी, वो हर बार मफलर लगाते हैं। तो मैं उनकी, देवानंद जी, मैं उसकी अगर मुझे उनकी पोर्ट्रेट खींचने का मौका मिलेगा ना, तो मैं उनकी मफलर को ही इतना बेहतरीन बताऊंगा और उनकी जो हेयर स्टाइल इतनी बढ़िया है तो मैं उनको ही एक्सपोज करने का प्रयत्न करूंगा और ऑटोमेटिकली ही उनकी पोर्ट्रेट अच्छी बन जाएगी, राइट। तो कई बार हम डैशिंग पार्ट और अगली पार्ट में हम डिफर ही नहीं कर पाते हैं और हमारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे दिखते हैं। जो दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो अच्छा ना दिखे, लेकिन फोटोग्राफर की गलती से ही हम उसको बहुत वो बता देते हैं और उसके दिमाग में वो भ्रांति बैठ जाती है कि मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं, राइट। सो लास्ट दूसरी दो तीन बात करके हम हमारे टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके लिए मैंने ये इस पर बहुत ज्यादा भार दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये लड़की का पोज एकदम बेहतरीन उसने सेट किया, लेकिन उसका जो वर्क है वो पूरा दब गया है, बराबर है। लेकिन वो उसको अगर थोड़ा फ्रंटल घुमाते तो ये वर्क भी दिखता। मान लीजिए कि ये अगर सगाई होगी या शादी होगी तो लड़कियां बहुत सारा पॉजिटिव होती है, कलर के बारे में, वर्क के बारे में, उसकी फैशन के बारे में। अगर ये फोटोग्राफ आप देखिए तो बेहतरीन है, पीछे की हेयर लाइट भी बहुत अच्छी करी है, पीछे बैकग्राउंड में लाइट करी है, आगे की भी लाइट बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उसका ये अगली पार्ट डेवलप हो रहा है, उसके लिए ये उसको तस्वीर पसंद नहीं आएगी, राइट। वो फोटोग्राफर इसका हाथ आगे भी करवा सकता था। तो जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पे किसी की चेस्ट लाइन दिख रही है, किसी का पेट का भाग दिख रहा है, राइट, पीछे का भाग दिख रहा है, तो हमें उनको थोड़ा इंसिस्ट करना है, उनके साथ मेक श्योर होना है कि अगर आप उनको बोलो कि दीदी आपका कुछ ये दिख रहा है आप ढक लो, या आपका पेट का भाग दिख रहा है दीदी आप ढक लो, तो किसी को भी ऐसा दिखाने में बहुत रस नहीं होता है। हाँ, मान लीजिए कि फोटोग्राफ्स में हम फैशन शूट कर रहे हैं तो बहुत बात अलग है, लेकिन हमारा जो एल्बम है वो फैमिली देखने वाली है, बड़े बुजुर्ग देखने वाले हैं, तो हमें वो चीज की पूरी ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें कुछ ऐसा न दिखे जैसे कि वो बोल भी नहीं पाएंगे, सब्जेक्ट आपको वो बोल भी नहीं पाएंगे कि हमको तस्वीर नहीं अच्छी लग रही है, और आप प्रिंट भी कर लोगे। तो ऐसे स्पॉट पे आप जब जा रहे हो तो आप थोड़ी ऐसी बारीकाई पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, तो आपकी पोर्ट्रेट बहुत अच्छी हो पाएगी, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि दूल्हा छोटा होता है, दुल्हन छोटी होती है। ये सूरत की मेरे ही स्टूडेंट की तस्वीर खींची हुई है, तो ये ब्यूटिशियन को तो अवार्ड देना चाहिए। आप देख सकते हो कि ये लड़की का फेस है, उससे डबल तो उसकी हेयर स्टाइल करी गई है, तो वो लड़का कितना छोटा उसके हिसाब से लग रहा है, राइट। तो हमें कई जगह पे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा अंतर लगे। मान लीजिए कि लड़की छोटी होगी और लड़का बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कि लड़की बड़ी हो जाएगी और लड़का छोटा लगेगा, तो विजुअल बैलेंस नहीं होगा। तो हमें वो विजुअल बैलेंस बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप उसकी ऐसे तस्वीर खींचो ही मत, अगर लड़की लंबी है और लड़का छोटा है तो आप उसको आगे पीछे कर लो,
थोड़ी क्रॉस एंगल बना लो जिससे कि वो विजुअली वो छोटे बड़े हो जाएंगे, तो देखने में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये उनका अगली पार्ट इतना डेवलप हो रहा है, यहाँ पे अगली पार्ट इतना डेवलप हो रहा है। तो कितनी भी आप लाइटिंग में या बैकग्राउंड में कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपके पोर्ट्रेट अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख अगला ही टॉपिक है ये, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पूरी तस्वीर में ये तस्वीर पहली है, बेहतरीन कंपोजिशंस किया है, बैकग्राउंड को ब्लर किया है, थोड़ा लाइनिंग का भी उपयोग किया है, बेहतरीन किया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी छोटी सी भूल कर ली तो यहाँ पे बैंगल्स अनइवन शेप में हो गए तो लड़की को इतना पसंद नहीं आएगा। आप देखना कि लड़की कितनी वो होती है, अगर थोड़ी थोड़ी देर में वो सेट करेगी, उसकी वो करेगी, उसकी बैंगल सीधे करेगी, वो पल्लू सीधा करती रहेगी, और आप फोटोग्राफ में उसका ध्यान ही ना दो तो वो कैसे उसको पसंद करेगी, वो मुझे बताइए, राइट। तो आपको जब फोटोग्राफी खींच रहे हो, आपका सब कुछ सेट हो गया है, मान लीजिए कि आपने पोज भी, लाइटिंग, सब कुछ, एक्सपोजर सेट हो गया, लेकिन आपके दिमाग को एक जगह पे आपको स्टॉप करना है, रुक, और एक स्कैनिंग करो। आप देख लो कि पूरी चीज बराबर है। मैंने बोला कि पैर बराबर, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, पैर बराबर है, हाथ की मूवमेंट बराबर है, उसके शोल्डर्स बराबर है, उसका कुछ अगली पार्ट दिख नहीं रहा है, उसका डेस्टिंग पार्ट जो मैं एक्सपोज करने वाला हूँ वो सही दिख रहा है। मैं बोल दूं ना कि 1 सेकंड में आप ऊपर से नीचे देखोगे ना तो आपको पूरा आ जाएगा। लड़की का बैकग्राउंड बहुत अच्छा, लाइटिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एक्सपोजर भी लिया, लेकिन ये लड़की को उसकी ये तस्वीर पसंद नहीं आने वाली। तो कई बार आप जिस जगह पे जाते हो उस जगह की जगह को फील करो, वो सेरेमनी से उसको फील करो, उसमें आप क्या क्या एक्सपोज कर पाओ और क्या क्या आप वो उसका अगली पार्ट को ढक पाओ, वो पहले डिसाइड करो, बाद में अपना पोज नक्की करना है हमको। हम क्या करते हैं, पहले ही लाइटिंग गोठो, फिर पार्टी आएगी तो वो लोग आप खड़े हो जाओ, आंटी आप ऐसा हो जाओ, ऐसा नहीं है। एक पोर्ट्रेट है, उसके भी बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, लाइट कहाँ रखनी है, कैसे खड़ा रखना है, मोटे लोगों को कैसे खड़ा रखना है, दुबले पतले को कैसे खड़ा रखना है, उसकी वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो बहुत मजा आएगा आपको, राइट। तो जिस जगह पे जाते हैं उसकी भी ब्यूटी हमें डेवलप करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये फोटोग्राफर ने, मैंने जैसे अपने बोला कि आई डायरेक्शन, तो आई डायरेक्शन में कहा वो बंदा, वो देखिए ये लड़के की आई डायरेक्शन कहाँ है, ये लड़की की आई डायरेक्शन कहाँ है, राइट। दूसरी बात कि यहाँ पे इतना मैंने बोला था कि एलिमेंट्स होते हैं हर जगह पे, तो ये इतना अच्छा एलिमेंट था, उसको कट कर दिया। यहाँ पे जूते चंपल दिख रहे हैं और जो भी फ्रेम का बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो लाइटिंग भी अच्छी हो, सब्जेक्ट भी अच्छा हो, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मिल रहा हो, लेकिन आपकी कंपोजिशन भी अच्छी नहीं होगी, आपकी आई डायरेक्शन बराबर नहीं होगी, आपकी लाइटिंग की डायरेक्शन बराबर नहीं होगी, तो भी पोर्ट्रेट सामने वाली पार्टी को अच्छे नहीं लगेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं अपनी पीपीटी वापिस से चालू करता हूँ, और आपको लगा होगा कि ये टॉपिक की क्यों इतनी ज्यादा बात करनी, लेकिन आप अगर फाइंड द बेस्ट एंगल नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको ये विजुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जो सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है उसमें ढूंढो, उसमें डैशिंग क्या है, उसमें अगली क्या है, राइट। हर बंदे में ऐसा है, मैं मेरी खुद पे ही बात कर रहा हूँ, मैंने बोला है कि मेरे दांत बड़े हैं, नाक बड़ा है, तो मुझे ही पसंद नहीं आएगा, राइट। सो दूसरी चीज आती है इमीडिएट टचिंग। जैसे कि किसी भी आप लड़की को या लड़के को, अंकल आंटी को हक करवाते हो, पकड़वाते हो, कुछ भी, तो वो लिटिल सॉफ्ट होना चाहिए, वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। हम कई बार ऐसे स्पाइडरमैन वाले पोज करवा देते हैं कि हमको लगता है कि वो कंफर्ट ही नहीं है। कई बार वो मान लीजिए कुछ लिफ्ट करवाया हो या हाथ रखवाया हो, तो ऐसे हाथ रखवाया होता है कि जैसे हमको लगता है कि वो बहुत हार्ड पड़ रहा है। तो कई बार कुछ भी करवा रहे हो वो वेरी सॉफ्ट, अगर कुछ हाथ की मूवमेंट भी कर रहा हो तो लिटिल सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आप कुछ नथ पकड़वा रहे हो, आप कुछ वो पकड़वा रहे हो, तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही इतना हार्ड होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी पोज इतनी हार्ड हो गई होती है कि सामने वाले बंदे को इतना पसंद ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे हमको हमारे सब्जेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को समझना है। तो आप बोलोगे कि सर ये आप पोर्ट्रेट सेशन चला रहे हो या फिर आप साइंस की सब्जेक्ट चला रहे हो, लेकिन या साइकोलॉजी की आप क्लास ले रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। अगर पोर्ट्रेट खींच रहे हो तो आपको सब्जेक्ट की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। अगर पोर्ट्रेट जो खिंचवा रहा है उसकी साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएंगी
तो आप उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे और आप बेहतरीन काम उसके पास नहीं ले पाओगे। तो मैं मेरी लास्ट में शायद लास्ट वर्कशॉप में मैंने बताई कि नहीं बताई, मेरे साले साले की प्री वेडिंग थी और जो लड़की थी वो थोड़े छोटे फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरा जो साला है वो सलमान खान जैसा बॉडी बिल्डर, एकदम हैंडसम, और लड़की भी इतनी अच्छी दिख रही थी, लेकिन वो छोटी फैमिली से थी तो उसने कभी छोटे कपड़े पहने ही नहीं थे, राइट। और वो लड़का प्री वेडिंग के लिए छोटे छोटे कपड़े लेके आया था उसके लिए, तो वो जब वो घुटने के ऊपर से के जितने भी कपड़े थे तो वो जब पहनती थी तो वो अनकंफर्ट फील करती थी। उसको वो जोनर में नहीं थी, उसने कभी छोटे कपड़े पहने ही नहीं थे, तो प्री वेडिंग में वो चाम ही नहीं आ रहा था। तो मैंने पूरे वो छोटे कपड़े थे वो कैंसिल करवा दिए उसके पास, और जो भी उसको कंफर्ट थे, उसको बॉडी पे बहुत बढ़िया आते थे, वो कपड़े मैंने सिलेक्ट करके फिर उसकी प्री वेडिंग करी। सो कई बार आपको वो साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। अगर आपको सब्जेक्ट का बॉडी लैंग्वेज ही पता नहीं पड़ रहा है, उसकी साइकोलॉजी ही पसंद नहीं पड़ रही है, आपको पता ही नहीं कि वो कहना क्या चाहता है, वो आपको पता है कि वो आप कहना क्या चाहते हो, तो वो ही ना पता चले तो आप अच्छी तस्वीर न खींच पाओगे। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है कि विदाउट वर्ड्स आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप जो पोज दे रहे हो उसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 उसको डिवीजन में पार्ट किया है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज बढ़िया से बढ़िया एक सामान्य है, मानो कि एक ऑर्डिनरी लड़की को मॉडल जैसा दिखाने के लिए कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ 3 पार्ट लगाए। आपको बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देना है, जेस्चर्स पे ध्यान देना और फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, वो एक पीस है, लेकिन वो कई सारे पुर्जों से जुड़ा हुआ है। वैसे भी पोज को करवाने के लिए कुछ कुछ चीजें हमें पहले से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे बहुत अच्छा एक मॉल बनने वाला है, तो मॉल में वो लोग मेहनत पहले कहाँ पे करेंगे, तो उसके बेस पे मेहनत करेंगे। उसके अगर जड़ बहुत मजबूत होगी तो वो मान लीजिए कि 10 या 12 या 15 के 50 मंजिला बिल्डिंग होगी तो वो मजबूत बनेगी। तो हमें बॉडी मूवमेंट पे बहुत ध्यान देना है। अगर हम कुछ पोज करवा रहे हैं तो वो पोज को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है उसकी अरेंजमेंट को, तो वो उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमने कदाच ये पोजिंग सेशंस ऐसे कभी देखा ही नहीं है, ऐसा सोचा ही नहीं है कि बॉडी मूवमेंट पे भी इतना काम करना पड़ेगा। सो पहले तो मैंने बोला कि बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, तो कई बार मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ अगर मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार करने वाले हो, तो मैं ऐसे डिफेंसिव मोड में हो जाऊं कि अगर आप कुछ मुझे मार दो तो मैं कुछ आपको प्रोटेक्ट कर पाऊं। कई बार मेरी बात समझ में ही ना आ रही हो आपको, मैं जो बोल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये बंदा क्या बोल रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो मेरी उस टाइम में अगर कंफ्यूज होगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग से होगी। लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूँ, आपको बहुत मजा आ रहा है, तो आप ऐसे मुझे बहुत ध्यान से मुझे समझोगे, ऐसे हाथ रखोगे, और तो मेरी बात को अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। अगर आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मैंने कुछ सारे यहाँ पे, अगर मुझसे डर रहे हो, मैंने बताया कि मेरी वो जो साले की जो वो फियोंसी थी वो डर रही थी क्योंकि उसने कभी छोटे कपड़े पहने ही नहीं है। तो वो साइकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। आपकी जो सब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में आपको उसकी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि आप जो बोल रहे हो वो उसको समझ में आ रहा है, क्या वो एरोगेंट है तो आप उसको कैसे पोज दोगे, वो कंफ्यूज है तो आप उसको कैसे रेफरेंस देके वो कंफ्यूजन उसका दूर करोगे। तो आपको 5, 25, 50 तस्वीर आपको अपने मोबाइल में भी रखनी है। अगर आप वहां पे उसको बताओगे तो 50% कंफ्यूजन उसका दूर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे हैप्पी बहुत बड़ा लिखा है। अगर ये सारी चीजें आप लिखोगे तो आपके क्लाइंट हैप्पी हो जाएंगे। अगर क्लाइंट को हैप्पी करना है तो क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, राइट आपको। तो मैंने ये जो पोज जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड करे हुए हैं कि ये जो पोज है वो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करे हैं। एक है ट्रेडिशनल पोज, उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं, और दूसरा लाइव पोज। इसके बारे में हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस है उसमें, क्या क्या हमको करना चाहिए और हम कैसे पोर्ट्रेट को बेस्ट अचीव कर पाए।
तो ट्रेडिशनल जो पोज है उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी ब्रीफ दे दूं, तो ट्रेडिशनल जो पोज है हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं, राइट। दूल्हे दुल्हन को खड़े रखते हैं, अंकल आंटी को बिठाते हैं, या फिर उनको हक करवाते हैं, फेस टच करवाते हैं, या फिर हेड किस करवाते हैं, वॉट एवर, कुछ भी करवाते हैं हम। तो वहां पे हमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं हम कि भैया हाथ ऐसे रखो, ये हाथ यहाँ पे जाने दो, यहाँ पे फेस लगाओ। और कई फोटोग्राफर तो बात से बात नहीं बनती है तो वो वहां पे जाके उनके फेस भी ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आप ऐसे रखो, राइट। तो ये हम जो करते हैं उसको मैंने ट्रेडिशनल वे में रखा है कि कुछ ट्रेडिशनल पोज होते हैं और एक पोज होते हैं लाइव पोज। उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम ट्रेडिशनल पोज के बारे में हम बात करें तो ट्रेडिशनल पोज के में क्या होता है कि कई बार हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट आ जाता है कि वो ये मेरा बहुत एजुकेटेड बंदा है, जो मैं यहाँ पे मैंने लगभग ये फैमिली में मैंने 5 से 7 शादी करवाई है, लेकिन ये बंदा थोड़ा साई नेचर का था। अगर मैं उसको बोलूंगा मिलू जी आप थोड़ा इधर घूमिए तो वो 2 फुट घूम जाएंगे। मैं बोलूंगा कि थोड़ा आगे आइए तो 2-3 फुट आगे आ जाएंगे। बोलो पीछे जाए तो 2-3 फुट पीछे चले जाएंगे। उनको मैं बोलूंगा कि थोड़ा घूमिए तो पूरा घूम जाएंगे वो। सो कई बार होते हैं कि उन्होंने पोर्ट्रेट खिंचवाई ही ना, राइट। तो हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। तो आप अपने सब्जेक्ट को रीड करिए कि अपना सब्जेक्ट अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं है, अगर वो कुछ पोज करने में नहीं है, तो आप जगह को यूटिलाइज करिए। इस जगह को ऐसी यूटिलाइज करिए कि आपके 10 से 12 पोज अच्छे बन जाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या किया। तो मैंने ये बैंक्वेट हॉल की जगह को आप देख पाओगे कि ये यहाँ पे लीडिंग लाइन का उपयोग किया, ज्योमेट्रिक शेप्स का मैंने उपयोग किया है, और नॉर्मल जगह से मैंने उसके पास तस्वीर खींच के उसके पोर्ट्रेट मैंने खींच लिया। तो मैं बहुत सारे पोर्ट्रेट नहीं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 50 से पोर्ट्रेट खींचे थे, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट वो कोई मोमेंटम नहीं कर रहा है या उसको वो मोमेंटम आती नहीं है, तो सिर्फ उसके पास जो एफर्ट्स है उससे थोड़ा ही ज्यादा करवाना। अगर उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखोगे तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, आप वहां पे कुछ सोच नहीं पाओगे ज्यादा नया, और ज्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट इतना एक्टिव नहीं है तो आप जगह को यूटिलाइज करिए, जगह को इतनी अच्छी बताए वहां पे उसका प्लेसमेंट अच्छे से कर दीजिए। और बेसिक मैं आगे जाके बताने वाला हूँ कि क्या बेसिक में आप कैसे कर पाओ और डिटेलिंग शॉट आप कैसे कर पाओ, राइट। तो आपका सब्जेक्ट बहुत मोमेंटम नहीं ले रहा है तो आप जगह को यूटिलाइज कर लीजिए, राइट। तो उसकी ही वेडिंग की ये है। अगर आप कई बार लड़की एक्टिव होगी और लड़का बहुत एक्टिव नहीं होगा, कई बार लड़का एक्टिव होगा और लड़की एक्टिव नहीं होगी, तो हमें किसे ऑपरेट करना है। आप दो सब्जेक्ट हो गए तो उसको किसे ऑपरेट करना है वो फ्रैक्शन सेकंड में आपको ढूंढ लेना है। एक अगर आप पोज सेट करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि लड़की एक्टिव है या लड़का एक्टिव है, या आंटी एक्टिव है या अंकल एक्टिव है। अगर दोनों में से जो एक्टिव नहीं बन रहा है उसके पास कुछ भी नहीं करवाओ, वैसे उसको खड़ा रखो और उस दूसरे सब्जेक्ट को कमांड दे के कुछ अरेंजमेंट कर लो आप। तो क्या अरेंजमेंट करनी है, कैसे अरेंजमेंट करनी है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है आज के ये टॉपिक्स में। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको वो ये चीज है कि आप पहले आपके सब्जेक्ट के साथ अपना बॉन्डिंग बनाओ, उसको समझो, उसको रीड करो, वो क्या करना चाहता है, 2-3-5 आप मोबाइल में उसको तस्वीर बताओ तो उसका आपको लाइक डिसलाइक पता चलेगा। आप वहां पे जाओ, उसका ढूंढो, उसमें डैशिंग पार्ट क्या है, अगली पार्ट क्या है, वो ढूंढो, फिर उस पर काम करो, राइट। तो मैं यहाँ पे मैंने जगह को यूटिलाइज किया और उनको नॉर्मल पोजेस दिए, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं किया, लेकिन जगह को यूटिलाइज करके मेरे पोर्ट्रेट एकदम बेस्ट मैंने बना दिए। मेरे से यहाँ पे जो लोग हैं वो इससे भी बेहतरीन पोर्ट्रेट खींच पा रहे होगे, और मेरे पास भी ऐसे पोर्ट्रेट्स है जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर ऐसे सब्जेक्ट हो जो इतने इंटरेस्टिंग ना हो तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे यही लड़का है, उसकी बहन के 2-3 मैंने तस्वीर खींचे कि आप जगह को कैसे यूटिलाइज करो, बोखे कैसे डेवलप कर पाओ, वहां पे ज्योमेट्रिक शेप्स, लीडिंग लाइंस का उपयोग कैसे कर पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लाइंस और ज्योमेट्रिक शेप्स का उपयोग करके कितनी बेहतरीन तस्वीर खींची है। ये तो डिश काउंटर है, वहां पे रिसेप्शन में जो डिश काउंटर होता है वहां पे बोखे बना के मैंने कैसे उसको यूटिलाइज किया। हर जगह पे अभी शादी होती है वहां पे टनल बहुत अच्छी बनाई होती है,
एंट्री का टनल बहुत अच्छा होता है, वहां पे आप तस्वीर खींचो। हमारे गुजरात में तो अभी ऐसा ट्रेंड है कि यहाँ पे 3D बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे लगाए होते हैं और पीछे लाइटिंग भी बहुत अच्छी करी होती है, तो वहां पे आप खड़ा करके 2 3 5 तस्वीर आप खींच सकते हो। सो आपके पास कितना समय होता है, आपका सब्जेक्ट कितना इंटरेस्ट देता है, उसके हिसाब से आप कर पाते हो, राइट। सो मेरा कहने का मतलब एक ही था कि आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो इतना एक्टिव नहीं है तो आप जगह को यूटिलाइज करो। अगर दोनों एक्टिव, जगह भी अच्छी है और सब्जेक्ट भी एक्टिव है, तो फिर ये पार्ट आता है कि आप बॉडी मोमेंटम करवा के, उसके पास कुछ अलग ढलक करवा के, जैसे उसने हर बार ऐसे घूम घूम के आईने में देखा है उसको, तो वो जो आईने में देखा है उससे भी वो कैसे बेटर और बेटर दिखे, उसके लिए उसके पास बॉडी मोमेंटम करवाना पड़ता है। हमको कुछ ना कुछ ऐसी मोमेंटम करवानी पड़ती है जिससे वो मॉडल जैसा लगे, राइट। तो बॉडी मोमेंटम में यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि पोजिंग में सीक्रेट है, बॉडी स्केलेटन को आपको समझना पड़ेगा, राइट। जैसे हमने बैकग्राउंड्स में हिडन लाइन ढूंढी थी, इनविजिबल लाइन ढूंढी थी, वैसे सब्जेक्ट में भी आपको हिडन लाइंस और इनविजिबल लाइन ढूंढनी है, राइट। बॉडी जेस्चर्स पे आपको काम करना है और बॉडी पोस्चर्स पे काम करना है। तो वो सारी चीजें हम थोड़ी डिटेल में आगे लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे कोई साइंस पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि एक लड़के और लड़की में जितनी हड्डियां होगी उतनी ही हड्डियां होगी। उसके स्केलेटन में अगर वो कोई बंदा मोटा होगा तो उसमें हड्डी बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। तो जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट है, अगर मेल सब्जेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ हड्डी जितनी है, उसके स्केलेटन में जितनी बॉन्स है, उतने बॉन्स जाड़े लोगों में भी होंगे, पतले लोगों में भी उतने ही होंगे, राइट। सो हमें वो बॉडी स्केलेटन, अभी आपको लगेगा कि ये साइंस की सब्जेक्ट पढ़ा रहे सर, क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमें बॉडी स्केलेटन में हमारा बॉडी स्केलेटन कहाँ कहाँ से मूव करता है वो पहले समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा अभी मैं ये पोर्ट्रेट सेशन 2 चीजों पे बहुत आधारित है, प्रैक्टिकल और एक थियरिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन हो नहीं पाएगा, सो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आप कैसे मैं जो बोलूँ वो मोमेंटम आप करिए। तो पहले तो आप जैसे भी बैठे हो वहां पे आप अपनी सेल्फ को पहले देखो, पहले सेल्फ को देखो कि आप जिस जगह पे बैठे हो ना, उस जगह पे आप अपनी बॉडी को बैलेंस करके बैठे हो, राइट। आप पुलिस स्टेशन में बैठे हो वैसे तो बैठे ही नहीं हो, अगर आप मान लीजिए कोर्ट में बैठे हो वैसे तो बैठे ही नहीं है, आप रिलैक्स मोड में बैठे हो। तो आपकी बॉडी मोमेंटम को आप देखिए, आप देखिए कि आपने कहीं पे हाथ रखा है, आपका जो हाथ है वो कुछ बॉडी मोमेंटम। अगर आपको मेरी वर्कशॉप बहुत पसंद आ रही है तो आप ऐसे देख रहे हो, कुछ ऐसे देख रहे हो, राइट। तो जब रिलैक्स होते हो तो आपकी बॉडी मोमेंटम एकदम रिलैक्स मोड में होती है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हमारे यहाँ जब पोर्ट्रेट खिंचवाने जब आ जाते हैं जो सब्जेक्ट हमारे, वो पुलिस स्टेशन में खड़े हो ना, ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं पूरे हार्ड। आपको ऐसे घुमाओगे तो वो घूमेंगे भी नहीं, और कुछ करवाओगे तो हाथ हिलेगा भी नहीं उनका। तो पहले उसको रिलैक्स करवाओ। अभी आप जो बैठे हो आपकी मोमेंटम को चेक करो कि आप, हम जो है ना वो हम जहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं वहां पे हम ग्रेविटी फोर्स पे चिपके हुए हैं, राइट। अगर ग्रेविटी फोर्स ना होती तो हम अर्थ से चिपके नहीं होते। तो हम जब भी कुछ मोमेंटम करते हैं तो हमारी बॉडी वो चीज को बैलेंस करने का प्रयास करती है, राइट। तो अभी देखिए कि मैं जब ऐसे घूमता हूँ तो मेरी बॉडी में मेरा जो फेस है वो मेरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए इधर घूम रहा है। अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो ग्रेविटी के हिसाब से मेरा फेस मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए मेरी कुछ ऐसी मूवमेंट ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी कि जैसे वो मैं ग्रेविटी पे बैलेंस कर पाऊं, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने हर जितनी जगह पे ब्लैक लाइन लगाई है वो वहां से आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करवाइए। आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, यहाँ से ऐसे ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, आप पीछे भी कर सकते हो, राइट। फिर आप एक मोमेंट है कि आप ये जो अपनी जो है सर्वाइकल को, यहाँ पे से आप उसको ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, राइट। ये जो शोल्डर्स है, राइट, उसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। उसको आगे पीछे भी घुमा सकते हो। एक यहाँ पे मैंने एक मार्क लगाया, आप यहाँ पे भी एक मोमेंटम है, वो भी मोमेंटम आप अपने फोटोग्राफ्स में करवा सकते हो। नीचे की मोमेंटम में आप देखिए कि ये अगर मेरा हाथ ऐसे होगा तो वो कैसे लगेगा,
हमारे गुजराती में उसको बांगा बोलते हैं, आपके हिंदी में मेरे को उसका वर्ड्स नहीं पता है क्या बोलते हैं, लेकिन यही हाथ मेरा अगर ऐसे 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 कर लूं मैं, आप तो यहाँ पे एक ग्रेफ बन जाती है, एक मोमेंटम बन जाती है। ये मेरे फिंगर में एक मोमेंटम बनती है, देखिए आप। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको ऐसे करने जाओगे तो 1 घंटा भी लगेगा एक पोज सेट करने में, लेकिन आपको फ्लेक्शन सेकंड में लेग को सेट करना है, वैसे पैर को सेट करना है, हैंड मूवमेंट को सेट करना है, बॉडी मूवमेंट को सेट करना है, फेशियल मूवमेंट को सेट करना है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो 5 सेकंड में आपको करना है। ये लेक्चर 2 घंटे में दूंगा, लेकिन आपको कितना समय मिलेगा वो करने के लिए? 5 सेकंड। अभी मान लो कि अगर ये लेक्चर सुनने के बाद आप डायरेक्ट अपनी पार्टी पे ये अप्लाई करोगे तो आप 5 सेकंड में कर पाओगे? वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये भी लॉकडाउन बढ़ रहा है, तो मैं जितनी भी आपको ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स देता हूँ वो अपने घर के सदस्य पे आप अप्लाई करो। दूसरी एक बात मैं बोलूं जीतू जी कि हमारी बहुत फरियाद रहती है कि हमारे घर वालों के हम तस्वीर खींचते ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हमारा तो घर के लोगों की आप पोर्ट्रेट खींचते ही नहीं हो। तो ये सेशन के बाद अपनी लड़की, अपनी बीवी की या अपने माताश्री की, पिताश्री की आप ऐसी बेहतरीन तस्वीर सेट करके या लाइव पोज में आप खींचिए, जिससे कि आपका पास एक कलेक्शन बने और हमारे घर के सदस्य भी खुश हो जाए कि हाँ हमारी भी तस्वीर ये खींच रहा है। सो बॉडी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमर पे एक भाग है जहां से हम ऐसे 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 घूम सकते हैं, हमारे पैर भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं, हम पैर को भी मोड़ सकते हैं, राइट, हम पैर को ऐसे भी मोड़ सकते हैं। तो आपको लगेगा कि ये साइंस का क्लास है, तो साइंस का क्लास नहीं है। अगर आपको बेस्ट पोर्ट्रेटिंग करनी है तो सब्जेक्ट की मोमेंटम कहाँ से हो रही है वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि वो मोमेंटम में ला कर कैसे उसको बेस्ट और बेस्ट बताता हूँ। तो मैंने बोला कि कई बार कई लड़की की चेस्ट नहीं होती है, राइट, तो उसको वो चेस्ट एक्सपोज करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे भी है, उसको ऐसे करवाओगे तो उसकी बॉडी में एक ग्रेस डेवलप हो जाएगा, राइट। कई बार कोई लड़के बहुत मोटे होते हैं, तो उसको आप ऐसे ऐसे थोड़ा क्रॉस करवा लो, तो वो जितने मोटे होंगे उतने मोटे नहीं लगेंगे, राइट। किसी के मोटे मोटे हाथ होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे हाथ होते हैं, अगर वो मोटे होंगे ना तो वहां पे चर्बी बहुत ज्यादा होगी। अगर उसको आप यहाँ पे ऐसे ऐसे टच करवा लो तो वो जितने मोटे होंगे उससे बहुत ज्यादा मोटे लगेंगे। तो उसको आप ऐसे ऐसे यहाँ से मूवमेंट करके खुलवा दो। फिर कई बार हमारी जो हाथ की मूवमेंट होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, बॉडी जेस्चर्स में आप क्या क्या कर पाओ। लेकिन पहले बॉडी स्केलेटन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये एक मेरे स्टूडियो में ही मैंने खींची हुई एक लड़की की तस्वीर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक आप लड़की की तस्वीर आपको कहा जाए कि फुल लेंथ में आपको खींचनी है, जीतू जी एक जन इंटरेक्ट करिए, तो मैं दिनेश जी या हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ आ रहा है मेरा आवाज? हाँ जी आ रहा है। तो दिनेश जी अगर मान लीजिए कि आप फोटोग्राफर है और आपको बोला जाए कि एक लड़की की वेरियस फुल तस्वीर खींचनी है, तो आपके पास कितना डेटा आप कलेक्ट कर पाओ, कितनी खींच पाओ आप? इतना क्लिक कर पाओगे? हाँ 8 से 10 फोटो, राइट। तो यही लड़की की मैंने 21 तस्वीर फुल लेंथ में खींची है, तो वो मैं कैसे खींच पाया, राइट। तो मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ कि वो उसको मैंने कैसी कैसी मोमेंटम दिलवाई। और ये कोई मॉडल नहीं है, ये हमारे यहाँ की एकदम आम मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन उसको फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो छोटी सी ना तब से वो मेरे पास तस्वीर खिंचवा रही है। ये इतनी मोमेंटम इसमें ये जो लग रही है ना, ये मेरा है इनपुट इसमें। जब छोटी थी ना तब से मैं इसकी तस्वीर खींच रहा हूँ। जब वो अभी 1 साल के बाद उसकी शादी भी होगी, राइट, तो उसमें ये मॉडल का जो लुक लग रहा है ना वो मेरा इनपुट है। जब छोटी थी तो मैं उसको बोलता था बेटा आप ऐसे करो, हाथ के मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए, फेस के जेस्चर ऐसे होने चाहिए, बॉडी में आप ऐसे मोमेंटम लाओ। तो मैं यहाँ पे उसकी कुछ अभी की रिसेंट तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिससे आपको थोड़ा ब्रीफ मिल जाए कि आप एक लड़की में कितनी मोमेंटम होती है। जैसे कि एक लड़की होती है सीधी नहीं होती है, वहां की एक मोमेंटम आप डेवलप करवाओ, और वो मोमेंटम कैसे डेवलप करवानी है उसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे जाके बताने वाला हूँ। तो ये थोड़ी ब्रीफ ले लीजिए आप कि मैंने 21 तस्वीर इसकी खींची है। तो कहाँ से आप बॉडी को ग्रेस दिलवा पाओ, आप उसका डेसिंग पार्ट, अगली पार्ट, आप यहाँ पे देखो कि मैंने कैसे वेरिएशंस ऑफ शॉट्स लिए हैं, लाइटिंग का कैसे मैंने उसका उपयोग किया है।
और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं बोल रहा हूँ कि वो अभी अगले साल उसकी शादी होने वाली है, तो यहाँ पे हमारा स्टूडियो का एक हम डेट भी लगाते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने 2014 में ये सारी खींची है, तो अभी ये लड़की कितनी बड़ी होगी आप मान सकोगे आप, राइट। अभी अभी शादी है उसकी अगले साल। बरोबर. तो वेरिएशन ऑफ शॉट्स आप कैसे क्रिएट कर पाओ, तो उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ लेंगे यहाँ से, हम बॉडी स्केलेटन से आगे। तो कभी भी जब आप किसी भी तस्वीर खींचते हो तो रूल नंबर 2, मैंने पहला रूल कौन सा दिया, डैशिंग पार्ट और अगली पार्ट पहले ढूंढना है हमको, राइट। अगर वो ढूंढ लिया, फिर रूल नंबर 2 कि वो जैसे खड़ा है ना वैसे हमें सीधी लाइन में कभी भी उसको खड़ा नहीं रखना है। पहले मैं आपको बता दूं कैसे एस का उसमें डालना है, लेग कैसे रखने, हैंड जेस्चर कैसे बनाना है, उसका शोल्डर्स कैसे रखना है, उसका आइस मूवमेंट्स कैसे होना चाहिए, राइट। तो ये सारे जो मैं आपको फंडे बता रहा हूँ वो मेरे प्रैक्टिकल्स हैं, जो 2009 से मैं जो सीखा हूँ, मैंने जो अप्लाई करे हैं वो प्रैक्टिकल फंडा में आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कई बार आप बुक्स में या इंटरनेट पे आप ढूंढोगे। रौनक शाह ने मुझे क्वेश्चन करा था कि सर आपने 18 रूल्स बताए, लेकिन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ तो मुझे तो सारे रूल्स मिल ही नहीं रहे, राइट। तो वो सारे कई बार कुछ रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, वो आपको कई बार बुक्स में कभी नहीं भी मिलेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारे पेंटर्स थे उन्होंने ये सारे रूल्स डेवलप करे हैं, और आप 20 साल पहले भी ले लो और अभी से 20 साल के बाद भी ले लो, बॉडी स्केलेटन कभी भी ह्यूमन का बदलने वाला नहीं है। ऐसा होगा कि 20 साल के बाद 2 हाथ की जगह पे ह्यूमन के 3 हाथ हो जाएंगे, राइट। 2 पैर की जगह 3 पैर हो जाएंगे, 2 आंख की जगह 3 आंख हो जाएगी। ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। ह्यूमन सब्जेक्ट जैसा सालों से जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसमें एक मोमेंटम लाने की जो बात है वो 20 साल पहले भी जो फोटोग्राफर की आप फोटोग्राफ देखोगे वैसे ही मोमेंटम है उसमें, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स बदले हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, हमें बॉडी स्केलेटन पे काम करना है, कॉस्ट्यूम ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। फिर वो जाड़ी लड़की हो, बॉनी हो, छोटी हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ स्केलेटन पे काम करेंगे। मैंने बोला कि एक मोबाइल एक नहीं है, कई सारे पुर्जों से जुड़ा हुआ है, तो एक पोर्ट्रेट है वो भी कई सारे पुर्जों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये लेग का पार्ट है वो अलग है, ये घुटनों का पार्ट अलग है, ये कमर का पार्ट अलग है, उसकी चेस्ट का पार्ट अलग है, हैंड का पार्ट अलग है, और उसका फेशियल एक्सप्रेशन का पार्ट अलग है, राइट। तो हमें एक एक चीज 5 सेकंड में सेट करनी है। लेग से चालू करना है, नीचे से हम बिल्डिंग, मैंने बताया कि एक बिल्डिंग कहाँ से चालू करते हैं, हम नीचे से अच्छे से उसको। तो अगर आपके पैर की मूवमेंट ही अच्छी नहीं होगी ना तो वो बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे बनेगा ही नहीं। तो थिंक करिए आप, मैं जो रूल्स बता रहा हूँ वो रूल्स 20 साल के बाद भी वैसे ही होने वाले हैं, और ये रूल्स मैंने डेवलप नहीं करे। कुछ रूल्स मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा आपको, लेकिन वो भी कहीं पे मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन वो रूल्स भी है। तो पहले क्या करना है आपको, बॉडी को एक ग्रेविटी फोर्स पे पहले खड़ा रखना है। वो कैसे खड़ा रखना है वो मैं बताऊंगा। फिर आपको पुलिस स्टेशन में खड़े हो वैसे तस्वीर नहीं खींचना है। मैंने रूल्स बताया था कि जैसा मुक्त हस्त, जैसा इधर वैसा इधर। तो यहाँ से जो भी सब्जेक्ट को आप फोटो खींच रहे हो तो वहां से आपको विजुअल, पहले तो एक बीच से एक लाइन जो मैंने ऐसे खींची है ना, यहाँ पे ये ब्लैक लाइन जो खींची है, आपको विजुअल लाइन बीच में से खींचनी है और देखना है कि मेरे को जो तस्वीर खींचनी है इधर जैसा है इधर वैसा मेरे को करना ही नहीं है। जैसा करूंगा उससे कुछ ऑपोजिट करूंगा तो ही ग्रेस दिखेगा बॉडी में, राइट। दूसरा, उसमें एक एस कर्व डेवलप करना पड़ेगा आपको। अगर एस कर्व करने में आप बेहतरीन मास्टर हो गए तो दुनिया की कोई भी लड़की या आंटी को आप एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीर खिंचवा सकते हो। मैंने बताया यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां से बॉडी यहाँ से होती है, बॉडी यहाँ से भी हिल डुल सकती है, राइट। हाथ की मूवमेंट भी हिल डुल सकती है, ये जो पोर्शन है वो भी हिल डुल सकता है। तो अभी आपको लग रहा है कि बॉडी स्केलेटन मेरा सिखाना सही है दिनेश जी, आपको लग रहा है, राइट। तो आपको अगर एक बेहतरीन पोज डेवलप करनी है, अभी हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं और लाइव की भी बात मैं करूंगा आगे। जो दिनेश जी आप वीडियो से रिलेटेड हो तो आपको वीडियो में भी मोमेंटम लानी होती है। अगर मैं स्टैटिक वीडियो कुछ करूँ तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं लगती, कुछ मोमेंटम करवानी होती है। तो फोटो का भी काम बनता है, वीडियो का भी काम बनता है। तो हम अभी ट्रेडिशनल पोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको उसको बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में मदद करनी पड़ती है, राइट। तो दूसरी बात कि मैंने बताया कि हिडन लाइन, तो आप जब भी खड़े रहोगे आपकी शोल्डर की लाइन एक सीधी होगी, कमर की लाइन सीधी होगी, नीचे की पैर के घुटन की बात लाइन शुरू होगी सीधी होगी।
तो आपको प्रयास करना है कि जब भी आप पोर्ट्रेट खींचो तो शोल्डर की लाइन सिमिलर ना हो, वो कमर की लाइन सिमिलर ना हो, कहीं से कुछ आपको ऐसे लचक लानी है, तो आपकी आपकी जो पोर्ट्रेट है उसमें एक अलग सा चार्म दिखेगा। आपकी जो जो आप तस्वीर खींच रहे हो जो नॉर्मल लड़की की, वो मॉडल की तरह लगेगी। जो मॉडल शूट होता है तो उसमें उनको सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई जाती, उनको ये सारी चीजें भी सिखाई जाती है कि आपको कैसे खड़ा रहना है, पैर को कहाँ रखना है, आपको बॉडी को कैसे ग्रेस बताना है, अगर चेस्ट लाइन ना हो तो कैसे ग्रेस बताना है, राइट। तो वो सारी चीजें बहुत मैं 2 घंटे में आपको इतना सारा ये लेक्चर ना दे पाऊं, लेकिन एक आपको ब्रीफ बन जाएगी। जैसे कंपोजिशन में कैसे ब्रीफ बनने वाली है, जैसे पोजिंग में भी आपको एक ग्रिप बन जाएगी, राइट। तो पहले ये सारी चीज तो मैंने बोल दी आपको, आपने बोली कि सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये लाइन सीधी नहीं रखनी है, पैर की मूवमेंट ऐसे करनी है, ये करना है, मेरे को समझ में तो आ गया, लेकिन एक्चुअल मेरे को वहां पे क्या क्या कमांड देने होंगे। अगर मैं एक लड़की की तस्वीर खींच रहा हूँ तो मुझे क्या कमांड देने होंगे। तो मैं आपको बोल दूं कि लड़की की बहुत सारी पोजिस नहीं है, हमें लड़की को ही ऐसे कुछ ऑपरेट करके उसको ही कुछ पोजिस देनी पड़ते हैं, राइट दिनेश जी। बरोबर बरोबर परफेक्ट राइट, है। तो हमें लड़की को ही कुछ मोमेंटम देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे मेरा फोकस होगा कि लड़की, आज मैंने लड़की का एक फोकस किया है कि लड़की में आप कैसे बेहतरीन पोजिस करवा सको। तो पहले तो जो ये पहला वाला पोज है वो पुलिस स्टेशन वाला, जो मैं बोल रहा हूँ हर बार बोला है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो कैसे खड़े रहोगे, यस ऐसे। यस तो पहले आपको क्या करवाना है कि उसको उसके कंफर्ट जोन से पहले उसको हटाकर जो 2 पैर साथ में रखे हैं ना, मैंने बोला कि बिल्डिंग को कहाँ से हमने शुरू करनी है, बेस लाइन से। तो जो 2 पैर है उसको पहले आपको अलग करवा लेना है, राइट। फिर एक मूवमेंट करवाना है यहाँ से, राइट, ये मोमेंटम करवाना है उसको, कमर से उसको लाइन से बाहर करवाना है। देखिए यहाँ से हमने यहाँ से पूरी एक लाइन खींची थी, तो यस यस ये लाइन खींचेंगे तो ये इसकी कमर कहाँ गई, इधर की इधर गई, इधर की इधर गई। एस फॉर लड़की के कंफर्ट जोन पे। अगर मोटी लड़की होगी तो भी ये करवा पाओ, दुबली होगी तो भी ये कर पाएगी और करेगी वो, राइट। पहले आपको क्या करना है, 2 पैर रखवाने हैं और उसको उसकी जो मोमेंटम है वहां से उसको खिसकाना है। रूल नंबर 3, आपको जो बॉडी का वेट, उसका बॉडी का वेट कोई भी पीछे वाले पैर पे ही लगाना है, कोई भी एक पैर पे। आगे का जो पैर है वो सिर्फ उसको सिर्फ मोमेंटम लेने के लिए ही रखना है। तो पहला है उसकी जो कंफर्ट जोन से है, उसका कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालो, राइट। एक नॉर्मल लड़की है उसको ग्रेस लाने के लिए, एक मॉडलिंग लुक लाने के लिए आप उसकी बॉडी को स्विच करो पहले, राइट। स्विच करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो उसके 2 पैर को ऐसे बैलेंस करने के लिए, उसको स्विच करने के लिए पहले ये मोमेंटम लगाओ। फिर आप देख पाओगे कि उसके, अगर आप इतना ही करवाओगे ना, मैं डैम श्योर बोल दूं कि देख लो ये जो बॉडी का वेट, मैंने बोला कि मैं अगर इधर जा रहा हूं तो मेरा फेस इधर जाएगा, मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा फेस इधर जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप सिर्फ एक पोज करवाओगे ना ये, तो ऑटोमेटिकली एस कर्व आपका डेवलप हो जाएगा, राइट। बरोबर है। दूसरी चीज कि आपको फेस पे कहाँ ध्यान रखना है। अभी हमने पैर को सेट किया, कमर को सेट किया, अब हम हाथ और फेस को, हमें 4 चीजें को बहुत ध्यान देनी है, पैर, कमर और हाथ और फेस, राइट। तो हमने पैर को पहले सेट कर लिया, कमर को सेट कर लिया, अब हमारा पार्ट आता है हैंड जेस्चर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको, अगर अभी तो बहुत इंस्टाग्राम और फेसबुक और इतना सारा सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है उसको हमें बॉडी मोमेंटम लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप उसको रेफरेंस दोगे ना कि मेरे को ये तस्वीर खींचनी है, तो मैं बोल दूं कि 60 से 70% तो वैसे खड़े हो ही जाएंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, उस भाग को रिपेयर करना है, हमारा ड्रेसिंग पार्ट ढूंढ लेना है, हमें हैंड जेस्चर सेट कर लेना है, हमें फेशियल एक्सप्रेशन सेट कर लेना है, हमें ढूंढ लेना है कि हमारा वो जो लड़का लड़की है वो उसके साथ मेरा इंटरेक्शन कैसा है। अगर जीतू जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि उसके बाप की शादी भी मैं करवाई है और उसके लड़के के साथ भी मेरी फ्रेंडशिप है, राइट। तो अगर आप जिस जगह पे जा रहे हो वो लड़के लड़के के साथ अपना बॉन्डिंग बनाओ, वो किस क्षेत्र से, वो क्षेत्र की बात करो आप। अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड से है तो इंजीनियरिंग की आपको पता होनी चाहिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग से है तो आपको टॉर्सन बार पता होना चाहिए, बीम कॉलम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है तो सब पार्ट्स के बारे में पता होने चाहिए, कुछ टूल्स के बारे में, जिससे आप उसकी बात बढ़ा सको। आपका उसके साथ इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा उतना वो सब्जेक्ट आपके साथ
काम करने में कंफर्ट फील करेगा। अभी आप देख लेना कि कई बार आप अगर मान लीजिए कि कुछ वकील जो होगा उसकी मीटिंग में आप जाओगे, तो आप अपने फोटोग्राफर की तौर पे आप उनको बहुत अलग देख पाओगे, आप उसके साथ मिलजुल नहीं पाओगे इतना। अगर आप इंजीनियरिंग की कुछ सेरेमनी में जा रहे हो और आप अपने अपने आप को देखोगे, तो आप वहां पे उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो आपको कुछ सारी फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ इंटरेक्शन बात कर पाओ। अगर मेरे पास अभी एक आईएएस ऑफिसर का मेरे पास शूट था, मेरे को फैमिली शूट करना था, तो मुझे वो भी पता होना चाहिए कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हसन सफीन ने आईएएस ऑफिसर बना, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हसन सफीन। तो मैं अगर बात कर पाऊं कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया सर, आपने कैसे एग्जाम दी थी, तो बात बनती है, बराबर। इंटरेक्शन होगा, अगर आप उसके विषय से आप कनेक्ट कर पाओ तो आप उसके साथ बातचीत करके आप जो करवाना चाहो वो करवा पाओ। ये मेरा फंडा है, ये किस बुक में लिखा नहीं है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ बहुत इंटरेक्ट करवाओ, जिससे आप कुछ उसके पास करवाना करोगे ना तो वो कर पाएगा, राइट। तो पहले तो उसके कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालना है, बॉडी मोमेंटम लाना है, पैर को करना है, बॉडी मोमेंटम लाना है, राइट। दूसरी बात, जेस्चर्स। तो हैंड जेस्चर्स होते हैं, बहुत सारे हैंड जेस्चर्स है। अगर आप मान लीजिए कि आप ऐसे भी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे नहीं लगाए, लेकिन आप जिस जगह पे मैंने इमीडिएट टचिंग के लिए बोला था आपको कि जो भी हैंड जेस्चर करवाओ आप, वेरी लिटिल कुछ भी आप पकड़ाओ उसको, कुछ भी पकड़ाओ, जैसे हाथ को कराओ। तो मैं आगे जाके स्लाइड्स आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरे फोटोग्राफ्स भी देखे हैं, उसमें हैंड जेस्चर्स का उपयोग मैंने कैसे किया है। तो आप जो भी कुछ मोमेंटम कराओ, हाथ रखवाओ या फेस पे हाथ रखवाओ, कुछ पकड़वा रहे हो, तो वेरी सॉफ्ट होने चाहिए। ये हैंड जेस्चर भी आपको सीखने पड़ेंगे। आप हैंड जेस्चर लिखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट पे आपको हैंड जेस्चर्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे कुछ पकड़वा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हैंड जेस्चर कैसे मैच करोगे आप, राइट। कैसे हाथ को मैच करवाओगे, यहाँ पे रखोगे तो कैसे हाथ को मैच कराओगे, यहाँ पे कैसे हाथ को मैच करोगे। क्योंकि एज अ एलिमेंट, अगर पैर तो नीचे पड़े हुए हैं, फेस और हाथ, आपके पास दो ही वो एलिमेंट है जिससे आप अगली पार्ट और डेसिंग पार्ट को आप ढक पाओगे। अगर यहाँ मान लीजिए कि किसी की एकदम लो वाली चोली होगी या कुछ होगा, तो आपको उसको हैंड से आपको वो कवर करना पड़ेगा, जिससे कि आपका अगली पार्ट ना दिखे। तो हैंड जेस्चर्स पे आपको मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। अगर हैंड जेस्चर्स पे काम नहीं करोगे आप, तो आप पोर्ट्रेटिंग पोजिंग अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट। तो पहले तो उसके कंफर्ट जोन से आपको निकालना है, बॉडी स्विच करवानी है, और जहां पे भी हाथ रखवाओ उसके जेस्चर बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे देखो कि इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है मेरी ही तस्वीर से, तो आप देख पाओ कि यहाँ पे मैंने कैसे बॉडी का वेट शिफ्ट करवाया। देखो ये जो दोनों लड़के का, जो मैंने बोला कि एक ही पैर पे उसका वजन होना चाहिए, तो ये लड़के का देख लीजिए, ये तो सिर्फ पोजिंग के लिए ही मैंने आगे पैर लगवाया, लेकिन इसका सारा जो बॉडी का वेट है ये ही पैर पे है। लड़की का भी आप देख पाओ कि ये पीछे वाले पैर पे ही है, राइट। दूसरा मैंने बोला कि कुछ ऐसा डेसिंग पार्ट या अगली पार्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे उसका एक अगली पार्ट दिख रहा था, तो मैंने वहां पे हाथ लगवा दिया है। दूसरा कि मैंने बोला कि जो कुछ भी हाथ में वीटी हो, बैंगल्स हो, उसको आप एक्सपोज करो। तो यहाँ पे मैंने उसका, ये हाथ में उसका वीटी था, तो वो तो दिखने वाला ही नहीं था, तो मैंने ही हाथ से निकलवा के यहाँ पे लगवा दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाओ कि ये हैंड जेस्चर्स का मैंने कैसे बेहतरीन उपयोग करके दो लाइट, एक अवेलेबल लाइट और एक ये जो लड़की पे है वो मैंने ऑफ कैमरा फ्लैश लगा के ये कंपोजिशंस को एकदम बेटर बना दिया। और कंपोजिशंस में क्या है, एकदम सिंपल कंपोजिशंस है। वो लोग प्री वेडिंग में कुछ उनके थॉट या उनकी लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे हैं, वो अगली लाइफ में क्या करेंगे, ऐसा थॉट प्रोसेस मैंने उनको दिया था कि आप ऐसा थिंक करो कि आप शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो मैंने बोला था कंपोजिशंस में आप जहां पे जाओ वहां पे स्टोरी क्रिएट करो, बंदों के साथ बात करो, तो वहां से बहुत सारी चीजें निकलेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारे अच्छे लोग हैं कि जो उसको वो पोजिंग आती ही हो। ऐसे भी मेरे पास सब्जेक्ट है उनको पोजिंग आती ही नहीं है, कुछ वो कर ही ना पाए, सो उनको वो कर ही नहीं पाते हैं, तो उनके पास इंटरेक्ट करके आप वहां से काम निकालो, राइट। तो ये भी एक बेहतरीन तस्वीर मैंने खींची थी, मेरे हिसाब से मेरे को ये मेरी एक बेस्ट ऑफ कलेक्शन की एक तस्वीर है। तो आप देखो कि मैंने बोला था कि इमीडिएट टच, हैंड जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, राइट, लाइंस, बैकग्राउंड,
ज्योमेट्रिक शेप्स, तो वो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। सिर्फ मैं हैंड जेस्चर्स के लिए ये तस्वीर नहीं किया। देखिए लड़का जो यहाँ से हैंड से उसके बाल जो सहला रहा है, तो वो हार्ड नहीं है, ऐसा लिटिल सॉफ्ट। यहाँ पे उसने हाथ, वेरी सॉफ्ट, ऐसे हार्ड नहीं पकड़ा है, वेरी सॉफ्ट। ये वाली जो हाथ है मैंने उसका नहीं लगाया है पोस्टर, लेकिन वेरी सॉफ्ट। जहां पे वो बैठे हैं वो उनके कंफर्ट जोन में बैठे हैं, नहीं कि उनको कुछ पोज करवाई है, राइट। तो जहां पे भी आप कुछ करवाओ उनको उनके कंफर्ट जोन पे उसको लेके जाओ, राइट। ये भी लड़के लड़की इतने ब्यूटीफुल नहीं है, राइट। लेकिन आप देखिए कि मैंने यहाँ पे उसका डैशिंग पार्ट ढूंढा कि उसके ये हाथ में उन्हें कुछ बैंड पहना हुआ है, तो ये हाथ का मुझे उपयोग करना था और मुझे जेस्चर बनाना था, तो मैंने यहाँ पे एक जेस्चर बना लिया है। तो ये रियल लगता है। अगर मान लीजिए कि ये हाथ मैंने पीछे लगाया होता तो यहाँ पे उसका ये अगली पार्ट दिखना चालू हो जाता, तो उनका ये अगली पार्ट भी ढक गया और मेरा एक हैंड जेस्चर बन के मेरा एकदम बेहतरीन कंपोजिशंस बन गया। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू देख लीजिए, लाइन देख लीजिए, शेप इनटू शेप देखिए, बहुत सारे रूल्स इसमें भी लागू है। इसके बारे में मैं हमने बात करी थी तो हम बात नहीं करने वाले। तो वो आप देखिए कि पर्सपेक्टिव कैसा है, इसमें एक स्टोरी है, जो लड़की एक वो क्या शर्मा रही है, लड़का उसको देखते हुए जा रहा है, तो ऐसा एक फील मैंने दिया था। ये लाइव पोस्ट का एक उम्दा उदाहरण है, बराबर। तो नेक्स्ट क्या गया कि हमने पैर सेट कर लिए, हाथ सेट कर लिए, बॉडी मोमेंटम को सेट कर लिया। अभी हमें फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करना है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस पे हमारा हैंड वाला तीसरा ऑप्शन हो गया, बराबर। अब चौथे भाग पे हम आने वाले हैं, फोर्थ वाले। तो फोर्थ वाले में दो चीज आपको बहुत ध्यान, वैसे तीन चीज फेस पे ध्यान देनी है। कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है, ये नाक के जो होल है वो बहुत बड़े नहीं दिखने चाहिए कभी भी। अभी मैं फेस ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे होल कितने बड़े हैं, आप देखो मेरा नाक कितना बड़ा है। अगर मेरे होल इतने बड़े दिखेंगे तो मेरा फेस में मेरा नाक ही दिखता चालू हो जाएगा, राइट। तो आप इतना प्रयास करो कि उसका फेस कितना आपको नीचे करवाना कि नाक के होल बंद हो जाए। देखिए कैसा, अभी देखिए यहाँ पे होल दिख रहे हैं। आपका कैमरा एंगल से आप जिससे भी उसको आप काम कराओ तो नाक के होल दिखने बंद हो जाए, इतना आप फेस नीचे कराओ। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है तो आप उसको नीचे करवाओ। यहाँ से जो अपने बोलते हैं पाथी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, जो दो पार्ट करते हैं हेयर में, मांग पाथी जिसको बोलते हैं, मांग। तो ये मांग पूरी दिखे ना आपकी, इतना आप फेस नीचे करवा सकते हो। कितना, ये मांग यहाँ से देखे यहाँ तक दिखे, इतना फेस आप नीचे करवा सकते हो अगर बहुत ब्यूटीफुल आपका सब्जेक्ट हो। दूसरी चीज, तीसरा भाग आपको देखना है ये आंख। अगर पोर्ट्रेट खींचोगे तो कभी भी एक ही कान दिखेगा पोर्ट्रेट में। अगर पोर्ट्रेट ये फेस का खींचोगे तो भी एक कान दिखेगा, इधर का देखोगे तो। कभी भी आप पोर्ट्रेट खींच रहे हो तो प्रयास करो कि उसमें एक ही कान दिखे। अगर एक कान दिखेगा ना तो मैं बोल पाऊं कि आप अपने सब्जेक्ट को बहुत बोल्ड बता पाओगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ कर फेस प्रोफाइल बहुत बोल्ड है। लेकिन कभी कोई लड़की का फेस ऐसा सुकड़ू होगा और आप सामने से खींचोगे तो उसकी फेस प्रोफाइल बहुत कम दिखेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फेस प्रोफाइल बहुत बड़ी है। तो एक कान अगर दिखाने में आप प्रयास आप करोगे तो बहुत बेहतरीन आपकी पोर्ट्रेट खींचेंगे। अगर इधर का अच्छा है तो इधर खींचो, इधर का अच्छा है तो इधर खींचो। अगर यहाँ पे कोई बर्थ मार्क है, यहाँ पे पिंपल्स है, तो आप यहाँ का अवॉइड कर लो, यहाँ का ले लो, राइट। दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखनी है, अगर मेरे फेस को देखो, यहाँ पे मेरे है ना ये एक बहुत बड़ा एक शेप है। देखो यहाँ पे शेप अभी नहीं दिखेगा, लेकिन ये लड़की में यहाँ पे ये शेप दिख रहा है आपको, आंख वाला एक शेप दिख रहा है। तो मेरी हर तस्वीर में आप देखना कि मैं वो प्रयास करता हूँ, ये वाली शेप डेवलप करने की प्रयास करता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे भी ये शेप डेवलप करे हैं मैंने, छोटे छोटे शेप है ये। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे अभी शेप नहीं दिख रहा है, बराबर। जैसे ही मैं यहाँ पे टर्न कर रहा हूँ, फेस को नीचे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शेप डेवलप दिखना चालू हो गया, राइट। अगर यहाँ से करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी है ये वो शेप, हर बंदे में है, हर उम्र के लड़के में, लड़की में, अंकल आंटी में वो शेप होते हैं, लेकिन हमें वो बेस्ट एंगल ढूंढना पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ से मैं इधर जाऊंगा, फिर यहाँ करूंगा, तो आप देखिए कि मेरे फेस में एक अलग ही ड्रामेटिकल लुक बन गया, यहाँ से ड्रामेटिकल लुक बन गया। मेरा नाक आगे दिखना चालू हो गया, मेरा फेस अंदर चले गया, मेरी आंख, जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ तो मेरी आंख में भी डायमेंशन दिखना चालू हो गया। जैसे मैं ऐसे करूँ, ऐसे फोटो खींचूंगा तो उसमें डायमेंशन नहीं दिखेगा, राइट। तो आप फेशियल एक्सप्रेशंस में तीन चीजों का ध्यान देना है। कान आपका एक ही दिखना चाहिए,
दूसरा ये आंख वाला जो खड्डा है वो डेवलप करो। तो तीसरी चीज आपका जो नाक वाला होल है वो मिनिमल दिखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं दिखना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस को, मैंने आगे बताया ये स्कल ना दिखना चाहिए, अगर स्माइल अच्छी ना हो तो लिप क्लोज करा 1 2 3 पर स्माइल करवाइए, बहुत अच्छे। मान लीजिए कि लड़की के दांत बहुत अच्छे हैं तो उसको दांत वाली स्माइल करवाइए। जिसके दांत नहीं है वो आपके यहाँ तो पीली टैक्सी चलती है, वैसे पीले दांत हो गए सबके, तो उसको कम स्माइल करवाइए आप। तो छोटी छोटी चीजें है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप केयर करिए, आपके सब्जेक्ट का 100% केयर करिए आप, कि वो उसको पता नहीं है कि उसका कौन सा भाग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो तो उसके मूड में रहेगा तस्वीर खिंचवाने में, लेकिन जब एल्बम में वो देखेगा ना नहीं अच्छा नहीं है ये, तो वैसा करेगा। तो अगर आपने एक स्पॉट पे ऐसी छोटी 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 चीजों को ऑब्जर्व करना, विजुअलाइजेशन बढ़ाना, मैं पहले क्लास में क्या बोला, आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ। अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ गया तो आप बैठे भी होगे ना, वो लोग तैयार होके बैठे होंगे तो आपने एक नजर लगा लेनी है उसमें कि भाई अंकल आंटी में ये ड्रेसिंग है, मम्मी डैडी में ये ड्रेसिंग है, भैया भाभी में ये ड्रेसिंग है, अगर कोई थर्ड पार्टी है मामा मामी उसमें ये ड्रेसिंग है। कितनी देर लगेगी आपको? दिनेश जी मुझे बताइए कि ये सारी चीजें देखने में आपको कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा बात करते करते भी अपने को जानकारी आ जाती बात करते करते आपको पता चल जाए कि ये इसमें ये डैशिंग है, आज मैं उसकी तस्वीर नहीं खींचनी है, सब्जेक्ट की तस्वीर नहीं खींचनी है आपको, उसका डैशिंग पार्ट की तस्वीर खींचनी है। अगर आप डैशिंग पार्ट दिखाने में माहिर हो गए तो मान लीजिए कि आपको पोजिंग ऑटोमेटिकली आ गई। ये मैं आपको एकदम गुरु चाबी दे रहा हूँ। अगर आप उसका डैशिंग पार्ट दिखाने में माहिर हो गए और अगली पार्ट छुपाने में माहिर हो गए तो आप आज से ही बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बनेंगे, राइट? तो हमने पहले स्ट्रक्चर डेवलप किया, फिर कमर से उसको बैलेंसिंग किया, फिर मैंने बोला कि आप ये, हाँ एक चीज कहना मैं भूल गया कि ये जो खभा बोलते हैं इसको, शोल्डर्स, जब भी आप आगे पीछे करवाओ तो जब भी आप एक और पॉइंट लिख लो कि ये जो शोल्डर आगे वाला, कैमरे में जो दिखने वाला आगे वाला, मान लो अभी ये कैमरा में ये फ्रंट दिख रहा है, अभी ये फ्रंट दिख रहा है, तो वो हर हमें पीछे वाले शोल्डर से नीचे रखना कभी, तो वो बहुत आपकी इम्पैक्टफुल तस्वीर बनेगी। ये भी लॉ है उसका, एक बहुत बड़ा लॉ है कि जहां पे ऐसे घूमे आप तो आप ये शोल्डर जो है उसको थोड़ा नीचे करवा लो, तो तुरंत ही ग्रेस, देखा मैंने ये से किया तो मेरी बॉडी में कैसा ग्रेस बन गया, तो तुरंत ही आपका बॉडी में ग्रेस बन जाएगा, राइट? तो फेशियल एक्सप्रेशंस पे आपको ध्यान देना है, लेग्स पे ध्यान देना है, हाथ पे ध्यान देना है, कमर पे ध्यान देना है, बाद में आप कुछ ऐसा कुछ कर पाओगे। यहाँ पे अब हिडन लाइन आप ढूंढो तो आपको मैं बता पाऊँ कि यहाँ पे ये लड़की में कहाँ हिडन लाइन है, राइट? यहाँ से मैं अगर खींचूंगा तो यहाँ पे एक शेप है, राइट? एक शेप यहाँ पे है, एक शेप यहाँ पे है, एक शेप यहाँ पे, तो कितना कितना टर्न हुआ यहाँ पे, राइट? यही लड़की की मैं यहाँ पे ये इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, क्लियर ऑल। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक शेप है, यहाँ पे एक शेप है, यहाँ पे एक शेप है, राइट? हैंड जेस्चर्स को देखो आपने कितना लिफ्ट करा है कुछ भी चीज, तो वेरी सॉफ्ट हैंड जेस्चर पे ध्यान दीजिए, वेरी सॉफ्ट। ये अगर मान लीजिए कि ये घड़ी उस हाथ में होती उसने पहनी होगा तो मैंने इस हाथ में करवा दी है, अगर ये हाथ में उसका वीटी नहीं होगा तो मैं इस हाथ में उसको वीटी पहना दूंगा। तो आप देखिए कि कैमरा के सामने जो कुछ भी चीज दिख रही है, अगर आपको घड़ी बदलवानी हो या वीटी बदलवानी तो कितना समय लगेगा आपको? हार्डली 1 सेकंड 2 सेकंड, ऐसे निकालेंगे ऐसे पहन लेंगे, घड़ी भी ऐसे निकालेंगे ऐसे पहन लेंगे। तो आप पहले ढूंढो कि उसका डैशिंग पार्ट क्या है, अगली पार्ट क्या है। ये लड़की की तस्वीर इसलिए मैंने डाली कि मोटी है, तो जैसे ही उसको मैंने क्रॉस करवा ली तो वो जितनी मोटी है उससे कम मोटी लगनी चालू हो गई। ये मैंने बोला कि उसका हाथ मैंने कैसे करवा लिया, उसको बॉडी से हाथ को अलग करवा लिया, राइट? तो वो उसका मोटा हाथ भी छोटा हो जाएगा। तो कई बार ऐसी छोटी 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 चीजें आप करोगे तो पोजिंग आपकी बेहतरीन 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 बनती जाएगी। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना तो आप विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं तो वो सोचेंगे कि पोर्ट्रेट बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत उसमें क्या बोले कि हार्ड सब्जेक्ट है। तो मैं बोलूंगा कि फोटोग्राफी में पोर्ट्रेट सब्जेक्ट सबसे आसान में आसान, और सारी चीजें बहुत आपको कष्ट देगी, लेकिन पोर्ट्रेट अगर आप एकदम सही से सीख लो तो वो सबसे आसान है।
1.5 घंटा हो गया, आप देख लो 100 के 100 बैठे हैं। क्यों Yes, बैठे sir. हैं? क्यों बैठे हैं? आप सोचो कि आपने विषय को उस दिशा में देखा ही नहीं है, आपने उसको फील नहीं किया, महसूस नहीं किया है। लेकिन एक लड़की होगी या लड़का होगा या अंकल आंटी हो गए तो आपके यहाँ पास तस्वीर खींच, किस लिए तस्वीर खिंचवाते हैं? वो अच्छे दिखे, कि वो एक बेहतरीन पोर्ट्रेट उसके घर में लगा सके। तो आपके पोर्ट्रेट का रेशियो देखो। अगर आपके पास एनलार्जमेंट का बिजनेस नहीं है तो मान लीजिएगा कि आपकी पोर्ट्रेट अच्छी नहीं है। Perfect. आप मानोगे नहीं कि हमारे यहाँ 2009, 10, 11, 12, 13 की साल में मैं बोलूँ ना तो हमारे यहाँ जो कॉलेज होती है उसमें सारी डे होता था। तो कम से कम 50 लड़कियां लाइन में खड़ी रहती है कि फोटो खिंचवाऊंगी तो कृष्णा में ही खिंचवाऊंगी, वरना नहीं खिंचवाऊंगी। वो सारी में 50 की 20 लड़कियां लाइन में खड़ी होगी। और हमारे कृष्णा में मैंने पोर्ट्रेट सेशन में हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट के बिना हम फोटो नहीं खींचते। ऐसी हमारे यहाँ रस रहता था। क्यों रहता था? तो मैं ये 2014-15 की तस्वीर आपको बता रहा, क्यों रस रहता था ऐसा कि पोर्ट्रेट ही आप अच्छे खींचो। हर कोई बंदा के हर कोई बंदी है या लड़का लड़की अंकल आंटी अच्छी ही दिखती है, लेकिन आप उसको किस तरह से उसको प्रेजेंट कर पाओ, अच्छे दिखा पाओ, वो आपका आर्ट है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका लेंस होता है, बॉडी होती है, सेंसर होता है, पीछे एक छोटा दिमाग होता है। आप लेंस बॉडी पे बहुत खर्चा करते हो, लाइट पे बहुत खर्चा करते हो, लेकिन ये छोटे से दिमाग पे ना कभी खर्चा ही नहीं करते हो। ऐसा नहीं करते हो, लेकिन खर्चा कैसे करना है? विजुअल मेमोरीज बढ़ाना। आपको ढूंढना है। मैं आपको यहाँ पे फिल्म के पोस्टर्स में भी निकाल के आपको ये सारी चीजें बताने वाला। जैसे मैं कहाँ से सीखा हूँ? तो मैं यहाँ से सीखा हूँ। ये सारी चीजें मैं यहाँ से सीखा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करती है। तो वो चीज आप वहां से लेकर अपने नॉर्मल सब्जेक्ट पे कैसे लेके आओ, राइट? सो और मैं यहाँ से थोड़ा स्लाइड बढ़ाता हूँ और कुछ सवाल ले सकते सर बीच में? नहीं, लास्ट में ही लेंगे हम, ओके ओके ओके। क्योंकि जो मुझे बताना है ना नहीं, वो बरोबर, थोड़ा बरोबर, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। नो सवाल प्रॉब्लम। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हम लेंगे ही, राइट? तो यहाँ पे आप देख पाओ कि मैं जो बोल रहा हूँ फेशियल एक्सप्रेशन के जो मैंने लगा है कि जो आंख वाला जो खड्डा है वो आपको डेवलप करना है, राइट? तो हर लोगों को जो, जैसे मैंने ये दुबली लड़की को भी लिया, 2 मोटी लड़की को लिया यहाँ पे, तो आप देख पाओ कि हर जगह के उनके आंख के खड्डे है ही, राइट? तो वो आप फोटोग्राफ में कैसे बेटर और बेटर बना पाओ। मैंने बोला कि पोर्ट्रेट में आपको एक ही कान दिखाना है, तो आप ये तस्वीर में भी देख पा रहा हूँ। ड्रेस कैसे लाना है, तो यहाँ पे भी आप देख पाओ कि बॉडी का मोमेंटम कैसे है। दूसरी चीज, जो भी कंपोज कर रहे हो आप, जो फ्रेम बना रहे हो आप, वहां पे आप सब्जेक्ट को कैसे एंटर करवा रहे हो। मान लीजिए कई बार फ्रेम में सब्जेक्ट इधर से एंटर कर रहा हो, फ्रेम में यहाँ, मान लीजिए कि ये हाथ मेरा यहाँ से फ्रेम में एंटर हुआ, तो सब्जेक्ट कई बार यहाँ से फ्रेम में एंटर करता हो, यहाँ से फ्रेम में एंटर करता हो, नीचे से एंटर करता हो, कहीं से बार क्रॉस में एंटर करता हो। तो देखिए कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ से क्रॉस में सब्जेक्ट एंटर कर रहा है, फिर मूव कर रहा है, राइट? तो ये सब्जेक्ट यहाँ से फ्रेम में यहाँ से एंटर कर रहा है, ये सब्जेक्ट फ्रेम में यहाँ से एंटर कर रहा है। तो कई बार जो फ्रेम बना रहे हो वहां पे आपका सब्जेक्ट जो कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो वो फ्रेम में कहाँ से एंटर होगा, वो भी आप पहले सोचो। ये रातों रात होने वाला नहीं है, ये मेरा 10-15 साल का प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि इतने थोड़े थोड़े टिप्स जो दे रहा हूँ ना, वो अगर आप करोगे ना तो पहली तस्वीर से आपके फोटो अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट क्लिक, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे ना तो फर्स्ट क्लिक से आपका काम सुधरना चालू हो जाएगा। और 10 साल में आप क्या कर पाओगे? कम से कम समय में कर पाओगे वो, राइट? अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, वो जो काम करने का जो समय है वो कम से कम समय में कर पाओगे। तो वो ऐसे ही करना है आपको। और पोर्ट्रेट कभी भी जीवन में बंद नहीं होंगे। कितना भी ये कोरोना से बड़ा वायरस आ जाएगा तो भी लोगों को पोर्ट्रेट कभी बंद नहीं होंगे। पोर्ट्रेट लोग खिंचवाएंगे, खुद भी खींचेंगे, सेल्फी खींचेंगे, लेकिन पोर्ट्रेट कभी भी बंद नहीं होंगे। अगर अब हर लोगों को दिखना है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा मैं मॉडल जैसा, सबको यही है, तो पोर्ट्रेट कभी बंद नहीं होंगे, राइट? तो ये सारी जो मैंने आपको टिप्स दी वो लाइव ट्रेडिशनल पोज के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स दी है। तो लड़की का मैंने ज्यादा पार्ट लिया है इसमें, क्योंकि
हमको ज्यादातर उनसे ही डील करना पड़ता है, आंटी से डील करना पड़ता है, भाभीियों से डील करना पड़ता है, लड़कियों में से डील करना पड़ता है, उनको ही ऑपरेट करना पड़ता है हमको। दुल्हन की सहेली होगी, उसको साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं पूरा सब्जेक्ट में मान लीजिए कि कपल्स और उसका पूरा सब्जेक्ट टॉपिक न ले पाऊं, इसलिए मैंने एक ही सब्जेक्ट लड़की का पोजिंग के पूरा आपको नॉलेज देने का प्रयास किया। तो अभी एक लाइव उसमें मैंने कपल्स की कुछ तस्वीरें डाली है। तो वो बताने से पहले मैं आपको एक और स्लाइड दिखाने वाला हूँ कि दिनेश जी, हमारी शादियां हम करवाने जहाँ पे जाते हैं तो वहां पे हमें पोर्ट्रेट सेशन कितनी बार करने को मिलता है। तो मान लीजिए कि मुंबई में 2 दिन तो शादी होती है, एक दिन हल्दी होती है, संगीत होता है, और हमारे यहाँ 3 दिन शादी होती है। हमारे यहाँ 3 दिन में क्या होता है, गणेश पूजन होता है एक दिन, फिर हमारे यहाँ है ना वो संगीत होता है, लेडी संगीत बोलते हैं, महिला संगीत होता है। फिर दूसरे दिन होगा मंडप मुहूर्त होगा, फिर गृह शांति होगा, फिर डीजे होगा, और तीसरे दिन शादी होगा। तो हमें कम से कम 3 से 4 बार पोर्ट्रेटिंग का मौका मिलता है, करने का मौका मिलता है। बरोबर है, एक बार नहीं, 3 से 4 बार हमें पोर्ट्रेटिंग का मौका मिलता है। तो हमें वो पोर्ट्रेटिंग में वो सेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं और कैसे हम वेरिएशंस ऑफ शॉट अपनी पार्टी को दे पाए। तो एक लड़की का मैंने पोर्ट्रेट फोटो शूट किया है, जानबूझ के वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन उसको मैंने सिलेक्ट किया है कि 3-4 बार अगर आप पोर्ट्रेट सेशन कर पाओ तो कैसा कैसा नया नया सोच पाओ। वैसे कुछ मैंने 5-10 स्लाइड उसकी बनाई है, तो मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। यस यस, मजा आ रहा है सबको? बहुत मजा आ रहा है सबको, इसीलिए तो 100 से कम नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, मुंह से आवाज नहीं आएगी जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो एक सेशन में यहाँ पे दे रहा हूँ वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने जो अगली पार्ट और ड्रेसिंग पार्ट का जो बात बोला था वो भी यहाँ पे ये मेरे बंदे ने खींची है। वहां पे मैं गया, मैंने देखा कि यार ये गलत किया तूने यार। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैंने बोला कि एलिमेंट्स का उपयोग करके आप कुछ बेहतरीन कैसे कर पाओ। तो आप ही बोलो कि ये 2 में से आप इसको पसंद कर लो तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पे ये लीव्स का मैंने कुछ एलिमेंट्स का उपयोग करके बेहतरीन बनाने का प्रयास किया। इसके लिए एक ही डाली है यहाँ पे, लेकिन हमारी यहाँ पीठी होती है, उसको हल्दी का सेरेमनी बोलते हैं, पीठी बोलते हैं। तो वो हल्दी लगाने के बाद वो सब येलो, उसका ड्रेस भी येलो हो गया। तो मैंने एक रिफ्लेक्शन जो मैंने रूल बताया था, वो रिफ्लेक्शन का रूल लेके मैंने यहाँ पे 2-3-4 तस्वीर यहाँ पे ज्यादा खींची थी मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने वहां पे बहुत बड़ा एक मिरर था, तो रिफ्लेक्शन का उपयोग करके वहां पे मैंने एक मोमेंटम बनाया। फिर यहाँ पे आप देखो कि मैंने बताया था कि एक लड़की की या लड़के का कुछ आप पोर्ट्रेट खींच रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है। तो मैंने बोला कि लेग्स आपको ध्यान देना है, हैंड जेस्चर्स पे ध्यान देना है। तो ये जानबूझ के मैंने खींची थी। आपकी ये तस्वीर पुलिस स्टेशन वाली जैसी नहीं होनी चाहिए, राइट? जब भी आप खींचो तो इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले फ्रंट प्रोफाइल ले लो, साइड प्रोफाइल ले लो, बैक प्रोफाइल ले लो, राइट? 3 तस्वीर तो आपकी एसेंशियल्स है। उसमें आप कंपोज जो भी करते हो, आप टेली, मीडियम, वाइड, टिल्ट, शिफ्ट, कुछ भी करो, आप बैकग्राउंड एलिमेंट के साथ करो, लेकिन ये एसेंशियल फॉन्ट है कि आपको लड़की की फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल बतानी ही बतानी है, क्योंकि उस पर बहुत सारा खर्चा किया होता है। क्योंकि लड़की होती है ना, तो वो आगे का गला तो दर्जी को बताती है कि ऐसा बनाना है, लेकिन पीछे का गला भी बताती है कि पीछे सर जी मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ऐसा शेप चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको कुछ आप लगाना, यहाँ पे टैटू लगाना, ये लगाना, वो लगाना, राइट? तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको जो भी दुल्हन है उसकी फ्रंट प्रोफाइल तो बतानी ही बतानी है, लेकिन आपको साइड प्रोफाइल भी बतानी है, बैक प्रोफाइल भी बतानी है। फिर आपको क्या करना है, तो डिटेल शॉट्स कि जो भी उसका ड्रेसिंग पार्ट है उस पे आपको काम करना है, मेहंदी पे काम करना है, बेंगल्स पे काम करना है, उसके झुमके पे काम करना है, उसकी हेयर स्टाइल्स पे काम करना है, राइट? तो डिटेलिंग शॉट पे उस पे काम करना है आपको। बहुत सारी तस्वीर नहीं है इसमें, मैंने कुछ रैंडम ही लगाई है, राइट? फिर कई बार हमको वहां की एनवायरमेंट, उसकी सहेलियां हो, छोटी दीदी हो, उसकी मम्मी डैडी हो, मामा मामी हो, उसके साथ कुछ कपल शॉट्स डेवलप करो आप अलग अलग। तो पहले तो सोच लो कि जहां पे भी जा रहे हो आप, वहां पे आपको 4 सेशन करनी है। तो पहला सेशन में
आउटडोर में करूंगा अवेलेबल लाइट में, दूसरा सेशन में स्ट्रोब लाइट से करूंगा, तीसरा सेशन पोट्रा लाइट से करूंगा, राइट। और चौथा सेशन में कुछ मिक्स लाइट के पोट्रा और अवेलेबल लाइट मिक्स सेशन के साथ करूंगा। तो ये जो उसका हल्दी के पहले के जो मैंने शेप्स ये सारे उसको यूटिलाइज किया, तो मैंने पहला आउटडोर में किया, हल्दी के बाद इंडोर में पोट्रा लाइट्स के साथ किया, डीजे में मैंने वो स्ट्रोब लाइट के साथ फोटोशूट किया, और शादी में मैंने फिर वापिस से वो मेरे पास रिम लाइट है, राउंड लाइट जो गॉडेक्स का होता है अभी, वो लाइट से फोटोशूट किया। सो आपके जो पोर्ट्रेट्स है वो पोर्ट्रेट्स में आप वेराइटीज ऑफ मसाला, अगर आप, मैंने उस दिन बताया था कि अगर आप खाना खा रहे हो तो उसमें चपाती होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, पापड़ होता है, छाछ होता है, राइट। तो हम वेरिएशन 2 सब्जी होती है, अगर किसी को उसमें कुछ अलग चाट मसाला भी डालते हैं। तो पोर्ट्रेट के अंदर अगर आप एक घर में 2 दिन 3 दिन काम करते हैं तो वेरिएशन ऑफ शॉट्स, वेरिएशन ऑफ टेक्निक्स, यानी कि अब अवेलेबल में खींचो, डीजे होगा तो ऑब्वियसली वो नाइट में ही होगा, तो आप स्ट्रोब लाइट से खींचो, पोट्रा लाइट से खींचो, राइट। तो वो थिंक करो कि आपके पोर्ट्रेट्स में आप वेराइटीज कैसे डाल पाओ, राइट। तो मैंने बताया कि पहले आप बेसिक से चालू करो, फिर डिटेलिंग शॉट पे जाओ। अगर आपका पास बेसिक ही फुटेज नहीं होगा तो डिटेल में आप कैसे जा पाओ, राइट। तो ये कुछ थोड़ी छोटी छोटी मैंने बारीकाई इसमें मैं डालने की करी है। फिर ये से सारे बहुत फनी मोमेंट्स वहां पे डेवलप होते हैं, लड़के का भाई होता है वो कुछ अलग करवाने में होता है, तो उनको भी सेटिस्फाइड करो। जितने लोग हैं वहां पे अगर पोर्ट्रेट खिंचवाने में एक भी आदमी इंटरेस्टेड है ना, तो उसको ना मत बोलो। अगर मान लीजिए कि आपकी लड़की जो ब्राइड है वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उसकी बहन इतनी इंटरेस्टेड है, उसकी मम्मी जी इतनी इंटरेस्टेड है, उसके पापा जी इतने इंटरेस्टेड है, तो उसके बेहतरीन से बेहतरीन आप पोर्ट्रेट खींचो, क्योंकि वही आपको, पोर्ट्रेट ही आपकी जान है, पोर्ट्रेट आपके एल्बम की जान है। आइटम सॉन्ग है, एक पिक्चर होगा उसमें अगर आइटम सॉन्ग नहीं होगा तो वो पिक्चर नहीं चलेगा। तो ये जो फिल्म है आपकी एल्बम है शादी की, उसमें पोर्ट्रेट एक जान है, उसको आप बहुत ध्यान पूर्वक बारीकाई से आप उसको ट्रीट करो और समझो आप। तो लाइव पोज के बारे में हम थोड़ा जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान में आसान टॉपिक है। लाइव ट्रेडिशनल थोड़ा परेशान करेगा आपको, थोड़ा सीखने में वो करेगा। लाइव पोज सबसे आसान में आसान है, तो वो उसमें क्या कर पाओ। तो यहाँ पे लाइव पोज का मैंने कुछ टॉपिक्स डाले हैं जो मैं मेरी हर प्री वेडिंग्स में करवाता हूँ, शादी में करवाता हूँ, जिससे जो वीडियोस वाले हैं उसको भी कुछ ना कुछ मोमेंटम मिलती है। अगर मान लीजिए कि ओनली गर्ल लुक, तो मान लीजिए कि गर्ल आगे से चलती चलती आ रही है, लड़के का सिर्फ पीछे का प्रेस प्रोफाइल दिख रहा है, आगे में तस्वीर दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए कि दोनों चलते चलते जा रहे हैं, दोनों चलते चलते आगे आ रहे हैं, पीछे से बैक वॉकिंग सीन, कुछ सीक्रेट बोल रहे हैं वैसे सीन, हैंड से हैंड वाले बैक टू बैक सीन, जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक मेरे जो दिमाग में थे, मैं जो करता हूँ वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सो इससे भी ज्यादा आप कुछ लाइव मोमेंटम करवा सकते हो, हेड किस करवा सकते हो तो लड़के को करवाओ या लड़की को करवाओ, यहाँ पे करवाओ, यहाँ पे करवाओ। तो बहुत सारे आप कुछ ना कुछ उसमें वेराइटीज आप डाल सकते हो, जिससे वीडियो वाले का भी बहुत अच्छा काम बने, वीडियो वाले में भी कुछ मोमेंटम आए। ऐसे मान लीजिए कि दिनेश जी अगर आप वीडियो शूट करने गए हैं और सारे ट्रेडिशनल ही पोज हो, सेट करे हुए, तो आपकी वीडियो में क्या मोमेंटम आएगी, वो मजा नहीं आएगा। तो देख, वीडियो एक चलती फिरती फिल्म है, मोमेंटम लाने की भी बहुत जरूरत है। तो आप सोच लो कि भाई एक सेशन हम स्टिल करेंगे, जैसे कुछ ट्रेडिशनल करेंगे, और एक सेशन मोमेंटम वाला करेंगे जिसमें हाथ ऐसे आ रहा है, बाल में जा रहा है, कुछ ऐसे सेट कर रही है, कुछ ऐसे कुछ भी मोमेंटम, जिसमें लड़की इधर से इधर देख रही है, ऊपर से नीचे देख रही है, चलते चलते आ रही है, घूम रही है। तो एक सेशन ऐसा करेंगे कि जिसमें मोमेंटम हो। अगर कपल सेशन 2 बार करने मिल रहा है तो उसमें हम बोलेंगे कि उनको कुछ मूवमेंट चलते चलते एक दूसरे को मिल रहे हैं, हक कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, बराबर कान में कुछ कह रहे हैं, राइट, हेड किस कर रहे हैं। तो वो हेड किस ऐसे मत करवाओ कि जैसे करवाई है और आप फोटो खींच रहे हैं, उसको बोलो कि भैया आप चलते चलते आओ, उसको लिफ्ट करो फिर किस करो।
तो वीडियो की भी एक मोमेंटम बन जाएगी, जो हर बार फोटोग्राफर नहीं सोचते हैं। फोटोग्राफर वीडियो वाले को इतना महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पे एग्री करेंगे जो वीडियो करते हैं कि भाई वीडियो वाले मर जाते हैं कि यार मेरा पोर्ट्रेट नहीं आया है यार, तो मुझे करने दे कुछ। तो फोटोग्राफर इतना एक्टिव होता है कि वीडियो वाले को कुछ चांस देता नहीं। तो ये मिलजुल के कुछ करेंगे तो वीडियो वाले की भी फुटेज निकलेगी, उसको भी हाईलाइट में कुछ शॉर्ट्स मिल जाएंगे बनाने के लिए। सो वीडियो और फोटोग्राफी दोनों विषय मिलजुल के करने वाले हैं, तो पोजिंग दोनों को ही चाहिए, सिर्फ फोटोग्राफर को नहीं चाहिए, वीडियो वाले को भी चाहिए। तो ये वीडियो वाले के लिए भी काम का है और फोटोग्राफर का भी काम का सब्जेक्ट है। तो इस पे थोड़ा का आप ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये तस्वीर मैंने स्टैटिक नहीं खींची है, मैंने बोला है कि लड़के को बोलो आप धीमे धीमे चलते चलते आओ, फिर लड़की को बोला कि आप ऐसे हाथ करना और फेस टच करना, तो वीडियो की भी मूवमेंट बन गई और लास्ट में मेरी फोटो की भी मूवमेंट बन गई, राइट। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मूवमेंट करवाओ। इसको बोला कि लड़की को बोला कि पीछे से चलते चलते आप आओ, ऐसे लिफ्ट करना और फेस टच करना, राइट। तो वीडियो की कुछ मूवमेंट बनेगी यहाँ पे। तो ओनली गर्ल लुक, जैसे ओनली बॉय लुक, ऐसी दो पैटर्न बन गई। यहाँ पे ओनली गर्ल लुक का एक पैटर्न बनाया है मैंने। तो वेरियस ऑफ शॉट्स जैसे कि टेली, वाइड, मीडियम, राइट। अगर वीडियो में आप कैमरा मोमेंटम ले लो, टिल्ट पेन ले लो, स्लाइडर ले लो, आप कुछ भी ले लो। फिर एंगल्स, वेरियस ऑफ एंगल, टॉप ले लो, बॉटम ले लो, साइड ले लो, फ्रंट ले लो, अलग अलग फोकल लेंथ पे आप ट्राई करो। तो मैं बोल दूं ना कि आपको सिर्फ आधा घंटा मिले ना पोर्ट्रेट शूट करने में, अगर आपके पास वेल प्लान्ड हो, अगर वेल प्लान्ड हो ना तो बहुत बेहतरीन कर पाओ। अगर वेल प्लान्ड का मैं आपको एक थोड़ा बहुत लेक्चर हो गया है तो एक आपको एग्जांपल दूं। दिनेश जी थोड़ा मुझसे इंटरेक्ट करिएगा। यस 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 यस। दिनेश जी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, यस। अभी मैंने आपको बोला। फिर एक घंटे में वापिस से बोल रहा हूँ दिनेश जी मैं कल मुंबई आ रहा हूँ। फिर रात को सोने पे भी मैं आपको फोन कर रहा हूँ दिनेश जी मैं मुंबई आ रहा हूँ। फिर आप सो गए, रात को 2 बजे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिनेश जी मुंबई आ रहा हूँ। तो 2 बजे है ना आप मुझ पे आप भड़कोगे, अरे भैया भद्रेश जी आप मुंबई आ रहे हो, कल आ रहे हो, कब आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, मुझे बताओ तो सही, मुंबई आ रहे हो, मुंबई आ रहे हो, राइट। तो हमारी है ना पोर्ट्रेट खींचनी है, पोर्ट्रेट खींचनी है, पोर्ट्रेट खींचनी है, वो माइंडसेट होती है। लेकिन पोर्ट्रेट में क्या करना है ना वो माइंडसेट ही नहीं होता। बरोबर है। तो ये माइंडसेट बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पोर्ट्रेट खींचनी है, लेकिन आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं हल्दी की पोर्ट्रेट यहाँ खींचूंगा, अवेलेबल पे खींचूंगा, हल्दी का टाइम सुबह 9 बजे का है तो मुझे सॉफ्ट लाइट मिल जाएगी तो मैं उसका सेशन यहाँ पे करूंगा। रेकी करिए आप, वहां पे जाके ऑब्जर्वेशन कीजिए कहाँ कहाँ डेसिंग पार्ट है। मैंने बताया कि कहाँ पे घर पे किस जगह पे आप स्टेयर्स पे खींच पाओ, हिचके पे खींच पाओ, गार्डन होगा तो गार्डन में खींच पाओ, कहीं रेलिंग होगा तो वहां पे झरोका होगा, क्या क्या चीज आप यूज कर पाओ। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी बना लो। आप पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ प्लानिंग कर लो। अभी मैंने बोलूंगा आप मुझे 2 बजे वो बीसीएमसी वाली गाली दोगे, फिर बोलोगे कि आप मुझे बताओ कि आप कल कब आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। तो फोटोग्राफर की ऐसी हालत होती है, उसके पास प्लान नहीं होता है। सो मैं आपको एक प्लान देने की, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सीनियर्स बैठे हुए हैं और मैं किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ये मेरी सोच, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ कि मेरा सोच क्या होता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो मैं तो ऐसा ही सोचूंगा कि आप स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं आता है, मैंने किसी का काम भी नहीं देखा है, राइट। तो ये मेरी सोच है कि एज अ फोटोग्राफर आपके पास प्लान होना चाहिए कि भाई मैं ऐसी ऐसी तस्वीर खींचूंगा, वेरियस एंगल खींचूंगा, मेरे पास ऐसा ऐसा डेटा है, लड़की इतनी ब्यूटीफुल है तो ऐसा करूंगा, कपल्स में मैं कुछ 10 तस्वीर ऐसी खींचूंगा। तो वो आप अलग अलग प्लान बना लीजिए। अगर ये वेडिंग में आपने ये 10 तस्वीर खींची है तो उसको आप डिलीट कर लीजिए, दूसरी 10 तस्वीर का प्रैक्टिस कीजिए आप उस पर, फिर और 10 तस्वीर का प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं बोल लूं कि आपको 1 साल में आपके पास 25 शादियां का काम आएगा ना, तो 25वीं शादी में आप सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोशूट कर पाओगे। वैसे तो सब में करोगे आप, लेकिन 25वीं शादी में आप एकदम फियरलेस, चाड़ी लड़की हो, मोटी लड़की हो, काली हो, गोरी हो, 25 में तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन वो सब्जेक्ट को स्टडी करना, सोचना आपको आज से ही चालू करना है, राइट। सो ये सारी चीजें मैं कहाँ से लाता हूँ, तो वापिस से सिनेमा मेरी माँ है, वहां से मैं सारी चीजें वहां से ग्रैब करता हूँ। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो फिल्म के सॉन्ग से ये ग्रैब किया है,
तो मैं चिकनी चमेली सॉन्ग बजाऊं और उसमें से कौन से पोर्ट्रेट में खींचूं, तो चिकनी चमेली आइटम सॉन्ग है, वहां पे आपको पोर्ट्रेट नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपको वैसे सॉन्ग भी सिलेक्ट करने हैं, लव सॉन्ग सिलेक्ट करने होंगे, उसमें से आपको बहुत सारी पोर्ट्रेट की कंपोजिशंस मिलेगी, राइट। तो ये कंपोजिशंस को सोच के मैंने ये कंपोजिशंस ली, राइट। तो ओनली बॉय लुक, उसमें भी आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हो, राइट। लुकिंग बैक, जैसे वो चलते 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 आगे जा रहे हो, वैसे भी बहुत सारे आप आगे आ रहे हो, ऐसे कुछ आप शॉट्स लीजिए, राइट। अभी प्रॉप्स का जमाना है, तो उसको प्रॉप्स में आप, ये मेरी 5 साल पुरानी तस्वीर है, तो मेरे हैंड जेस्चर आप देख पाओगे, देखो कितने गंदे मेरे हैंड जेस्चर है, मुझे मेरी गलतियां यहाँ पे दिखती है, जानबूझ के मैंने ये तस्वीर लगाई है, ये हैंड जेस्चर बराबर नहीं है, आप देखो। तो अगर एज ए बेस्ट फोटोग्राफर आपको आपके फोटोग्राफ में ही गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी, तो ही आप बेस्ट फोटोग्राफर बन पाओगे, राइट। यहाँ पे देखो कि रिफ्लेक्शंस, फिर मैंने बताया कि सिमेट्री, जैसे कॉस्ट्यूम का भी फंडा चल रहा है, ब्लैक एंड ब्लैक, व्हाइट एंड व्हाइट, यहाँ पे बॉय गर्ल लिखा होगा, ब्राइड ग्रूम लिखा होगा, किंग क्वीन लिखा होगा, वैसी कुछ वेराइटी आप डेवलप करो, केमिस्ट्री डेवलप करने का प्रयास करो। उसमें ये पोजिस नहीं है, ये लाइव पोजिस है, उनको बोला गया है कि यहाँ से चलते चलते आओ भैया, यहाँ पे आप यहाँ पे रुकना, यहाँ पे एक दूसरे को देखना, स्माइल करना, तो ये सारी चीजें ऐसे करके डेवलप करी गई है। ये कुछ ऐसी नहीं है कि कुछ वहां पे खड़े हो ऐसे पैर रख के खड़े रहो, तो ये लाइव पोजिस है सारे। तो ये कहाँ से लाया हूँ मैं, तो मैं फिल्म से लाया हूँ ये सारी चीज। देखिए यहाँ पे ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, तो उन लोग ने यहाँ से ऐसे चलाया है, तो आप आगे चलाओ, पीछे चलाओ, क्रॉस में चलाओ, कैसे भी चलाओ, लेकिन आप आपकी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करो। जहां पे भी फोटो शूट कर रहे हो वो प्रॉपर्टी भी दिखे, आपके सब्जेक्ट पे प्रॉपर लाइटिंग हो, लाइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम तो, लेकिन ऐसी ऐसी कुछ ऐसी बातें आप अपने सब्जेक्ट में आप लाओ, मोमेंटम लाओ, राइट। तो ये सारी कुछ मैंने बैक चलती हुई है वैसी तस्वीर, कुछ विस्परिंग सीक्रेट, यानी कि कोई लड़का कुछ कान में लड़की को कह रहा है, लड़की स्माइल कर रही है, लड़की कुछ लड़के को बोल रही है, ऐसी कुछ मोमेंटम लगाओ। तो वो चलते चलते आ रहा है, उसको कुछ बोलेगा तो वो लोग हंसेंगे, तो ये रियल मोमेंट्स मिलेगी, वीडियो में भी रियल मोमेंटम मिलेगी। ये सारी कुछ मैं सीक्रेट्स वाली मोमेंटम आपको बता रहा हूँ। वो लोग कुछ उनकी सीक्रेट बात करेंगे, फिर उनमें हंसेंगे वो लोग, तो रियल मोमेंटम डेवलप होगी, राइट। फिर कई बार आपको ऐसे भी सीक्रेट्स बताने हैं, अगर किस वाली सीन करवा रहे हो लेकिन वो किस हुई नहीं है, लेकिन आप फील कर पाओगे कि ये फोटो के बाद क्या होगा, तो ऐसा भी कुछ सीक्रेट्स आप डेवलप करने का प्रयास करो। लाइटिंग मोमेंट्स कुछ लाओ। ये लड़की को आप मैं बताऊं ना तो आप सोचोगे भी नहीं कि इतनी दुबली पतली, अगर उनका वजन करोगे ना 35 किलो भी शायद होगा कि नहीं होगा, ऐसी लड़की है, लेकिन फेस के एक्सप्रेशंस उसके इतने फाइन थे, तो मैंने उसको वैसे प्रयास किया कि वो एक्सप्रेशन कैप्चर किए जाए, राइट। तो मैंने इमीडिएट टचिंग के बारे में आपको बताया कि बहुत एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, कुछ पकड़ा हो तो वो भी वेरी सॉफ्ट होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें ऐसी हार्ड नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे गलती की है इन लोग ने, लेकिन कंपोजिशन बहुत बढ़िया है, लेकिन फिल्म में ये गलती है, बहुत हार्ड टचिंग है। तो कई बार ऐसा नहीं है कि फिल्म में गलतियां नहीं होती है, वो भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हाथ का मोमेंटम भी इतना अच्छा नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि फिल्म वाले अच्छे ही करते हैं, कई बार उनसे भी ऐसी गलतियां हो जाती है। अगर ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, अगर बहुत सारा ताम झाम है तो कुछ छोटी छोटी चीजें आप भूल भी जाओगे, आपसे नहीं भी हो पाएगा। सो आप धीमे धीमे अपनी पोर्ट्रेट अच्छी से अच्छी करने का प्रयास कीजिए। ये बैक टू बैक वाले कुछ मैंने तस्वीर यहाँ पे डाली है, उसमें कुछ नई नई वेराइटीज लाइए आप। ये लड़की देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वही लड़की है। आप हार्डली 35 kg, आप यहाँ पे इमेजिनेशन कर पाओगे कि 35 kg भी हार्डली होगा उसका। वैसी लड़की का मैंने पोर्ट्रेटिंग करी है। सो आप ढूंढो उसका बेस्ट एंगल कौन सा है, वो कैसे बेहतरीन कुछ कर पाए। तो ये बैक टू बैक का कुछ मैंने कुछ तस्वीर डाली है। ये मेरी दीदी, मैंने बोला था 95 kg, अगर आप अभी टाइम होगा तो मैं उसका पूरा पोर्ट्रेट आपको बताऊंगा, अगर टाइम होगा तो, कि मोटे लोग में आप क्या कर पाओ, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, राइट। फिर हग वाला कुछ अलग अलग वेराइटीज आप लाओ, हेड कीज वाला अलग अलग वेराइटीज लाओ। दूसरी बात, मैंने चैलेंज लिया था, मैंने बताया कि नहीं बताया, मैं हर बार एक व्हाइट कॉस्ट्यूम का चैलेंज लेता हूँ आउटडोर में।
जो हर लोग अवॉइड कर देते हैं। अभी आप सुनील जी बैठे देखिए, उनका व्हाइट है तो एक्सपोजर में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। सुनील जी बोला, देखिए आपका एक्सपोजर में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि व्हाइट पीछे वॉल है, आपका व्हाइट लाइट कलर का शर्ट है, तो एक्सपोजर में कितनी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो मैं एक एक्सपोजर में वो भी लेता हूँ मेरी एक पोर्ट्रेट शूट में, कि मैं उसमें एक व्हाइट का चैलेंज लेता हूँ कि अगर व्हाइट में आप कितना डिटेल बता पाओ, राइट। तो हर मेरे कपल में एक व्हाइट कॉस्ट्यूम तो मैं लेता ही लेता हूँ एज ए चैलेंज, राइट। तो इन लोग को भी तकलीफ तो पड़ी होगी हाईलाइट कंट्रोल करने में, तो जो कुछ भी लाइटिंग या रिफ्लेक्टर्स के जो कुछ भी उपयोग करके उन लोग ने ये कंट्रोल की होगी, तो वैसा भी आप चैलेंज लीजिए जिससे आपकी पोर्ट्रेट सेशन में वाव फैक्टर हो। तो मैंने अगली सेशन में बताया था कि कुछ वाव फैक्टर आप डेवलप कर पाओ, राइट। तो ये सारी कुछ मैंने पैटर्न्स लाइव डाली है। हिडन कीज का कुछ पैटर्न मैंने डेवलप करा है कि यहाँ पे आपकी कीज तो हो रही है लेकिन ना वो प्रॉपर दिख ना पाए। तो वो सारी मैं चीजें मोमेंटम फिल्म से लेता हूँ और वहां से सोच के मैं मेरी पोर्ट्रेट्स कैसे बेहतरीन बना पाऊँ। हेड ऑन शोल्डर वैसे कुछ आप तस्वीर खींचो, बैक टू बैक बिहाइंड वो देख रहे एक दूसरे को, वैसी कुछ आप तस्वीर खींचो। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, उस पर आप काम कर पाओ और अपनी पोर्ट्रेट को बेटर और बेटर बना पाओ। हमारे सूरत में ये ट्रेंड चल रहा है अभी, धूप से निकल के छांव से पिघल के, हम जहां मिले थे लम्हा थम गए, ऐसे सारे जो गाउन्स है वो अभी रेंटल मिलते हैं सूरत में। सो बहुत सारे ये 1500 रुपए में रेंटल मिलता है हमारे सूरत में। तो अलग अलग कलर्स के ऐसे गाउन लड़के लड़की लेकर आते हैं, तो फिर उसको कैसे यूटिलाइज करो आप। On behalf of Mumbai Photographer Association, we are happy to present this certificate of appreciation in front of all those members who are present now, that Mumbai Photographer Association is established in 1997. And the certificate reads like this, that this certificate is presented to Mr. Bhadresh Taylor, conducting a webinar on the concept of this secret of portrait in photography and photography composition, and during the lockdown period on today, that is आज की तारीख में आपने जो ये दिया है उसके लिए आपका अभिवादन करते हैं। प्लस टू दैट इट इज साइंड बाय आवर lovely president Mr. Sunil Sharma as well as our secretary Mr. Achut Chand. So thank you very much. आपने बहुत ही बढ़िया काम करके दिया हम लोग को और अच्छा आपने सेशन किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद है पूरा।